गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री करने वाले हैं आर एस शर्मा से कवर। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो जहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री आपके सिलेबस का पार्ट है, तो ये पूरी सीरीज ही आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो हमने अभी तक चैप्टर 17 तक कवर कर लिया आर एस शर्मा से। इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 द मौर्यन एज। अब हमने ना इससे पहले पढ़ा था कैसे आपका मगध जो था वो इतना बड़ा एम्पायर बनता चला गया। ठीक है, अब मगध पे ना टाइम टू टाइम कितने रूलर्स ने आए, कैसे कैसे उन्होंने अपना रूल किया, कैसे कैसे फिर आपका जैसे नंदा डायनेस्टी था लास्ट, नंदा के बाद आपके आएंगे मौर्यंस। ठीक है, तो हम लोग वो फेज पढ़ने वाले हैं अब, क्योंकि मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर बन चुका था ना कि हम लोग उसके बारे में डिटेल में चैप्टर से ही पढ़ेंगे। और उनके जो किंग थे, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, चाहे आपके अशोका हो गए, इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन किया है एंशियंट हिस्ट्री में, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग यही चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 18 द मौर्यन एज। और ये चैप्टर आपका 3 पार्ट्स में आने वाला है। ठीक है, ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य एंड इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 टॉपिक्स हैं जो कवर करेंगे, और बाकी के टॉपिक्स हम लोग आने वाली वीडियोस में करेंगे कवर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य ये टॉपिक करने से पहले हम लोग एक चीज समझते हैं। देखो, हमारा मगध है, मगध जो है आपका वो बहुत ही बढ़िया एकदम मस्त एकदम डायनेस्टी बन चुका है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। 4th सेंचुरी बीसी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मगध पे अभी इस टाइम पे है नंदा डायनेस्टी। ठीक है, नंदा डायनेस्टी का कैपिटल क्या है? पाटलिपुत्र है। अब नंदा जो डायनेस्टी है वो बहुत ज्यादा रिच है। हमने देखा था कैसे आपका अलेक्जेंडर जब आया था, तो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी ना, वो नंदा डायनेस्टी में जो आर्मी है ना उनका साइज सुन के ही वो लोग डर गए थे। ठीक है, तो उन्होंने फाइट नहीं किया था। ठीक है, तो बेसिकली नंदास बहुत रिच है, बहुत बढ़िया आर्मी है, पर ये लोग ना इक्वली थोड़े अनपॉपुलर है। ठीक है, क्यों अनपॉपुलर है? क्योंकि अभी देखोगे इनके यहाँ पे सिस्टम बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेशन का है, बहुत एरोगेंट रूलर्स हैं, और पब्लिक ना उतनी ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है उनसे। ठीक है, अब इसी फेज में एक चीज और हुई बड़ी, क्या हुई? अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया आता है, और इंडिया आने के बाद जब वो इंडिया से चला जाता है ना, तो जो आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया है ना, गुजरात, राजस्थान, यहाँ जहां भी उसने लड़ाई की थी, पंजाब वाला एरिया हो गया, तो उन एरियाज में ना जो जो टेरिटरी उसने एक्वायर की थी वहां पे वो अपने ग्रीक गवर्नर्स छोड़ जाता है, वाइसरॉयस। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, जब आपके ये आ गए अलेक्जेंडर आ गया, अलेक्जेंडर ने आपको पता ही था सबको हरा दिया था, सारे किंग्स को। अब आपके किंग्स को हराने के बाद ना अलेक्जेंडर ने क्या किया था, अपना वॉइसरॉय अपॉइंट किया और किंग को उनकी टेरिटरी दे दी, लेकिन वो बोला कि आप ऑफिशियली हमारे अंडर काम कर रहे हो, हमारे लिए काम कर रहे हो आप, कुछ इस तरीके से सिस्टम उसने फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब विथ टाइम हुआ क्या, आपका मगध जो एम्पायर है ना, उस एम्पायर को छोड़ के जो ये पूरा आपका यहाँ से अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे मैं आपको मैप बनाऊं, जैसे ये हमारा मैप है इंडिया का। ठीक है, अभी का जो हमारा प्रेजेंट है, अब यहाँ से ये जो हमारा पूरा नॉर्थ वाला रीजन है ना, ये रीजन पूरा यहाँ पे ना आप देखोगे पूरा पॉलिटिकल वैक्यूम जो है ना क्रिएट हो गया। ठीक है, पॉलिटिकल वैक्यूम क्यों क्रिएट हो गया यहाँ पे? क्योंकि लड़ाई चल रही थी, आपके बहुत सारे जो राजा थे वो हार गए अलेक्जेंडर से, अलेक्जेंडर खुद चला गया इतनी टेरिटरी एक्वायर करने के बाद, तो यहाँ पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया। किसकी बात सुननी है हमको? ठीक है, पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, थोड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, और यहीं से आपका शुरू होता है मौर्यन पीरियड। अब होता क्या है ना, अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियंस का डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, कहाँ बर्थ हुआ था, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और पहले एक चीज समझते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, इन्होंने क्या किया, जो नंदा डायनेस्टी है ना उसको ओवरथ्रो कर दिया, यानी कि जो नंदा रूलर थे ना उनको डिफीट किया, और डिफीट करने के बाद मगध का जो एम्पायर है वो इन्होंने संभाला। ठीक है, ना अब ये जो चीज है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा रूलर जो थे उस टाइम के धनानंदा, उनको हरा दिया, और उनको हराने के बाद नंदा डायनेस्टी का अंत हो गया, और मौर्य डायनेस्टी जो है शुरू हो गया आपका मगध में। ठीक है, ये जो चीज है ना इसका एविडेंस हमको बुद्धिस्ट टेक्स्ट में देखने को मिलता है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसका मेंशन है, जैन टेक्स्ट में इसका मेंशन है, जो आपके ग्रीक राइटर्स है उन्होंने भी इस चीज को मेंशन कर रखा है। तो सब यही बोलते हैं कि नंदास को ना पावर से हटा दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य का। आप बैकग्राउंड एंड ओरिजिन समझते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य आपके फाउंडर है मौर्यन डायनेस्टी के। ना इनका जो सोशल ओरिजिन है ना वो थोड़ा डिबेटेबल है। ठीक है, अब कुछ आपके ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है उनके अकॉर्डिंग, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य है ना वो एक शूद्र विमेन फैमिली में बॉर्न हुए थे, मूरा नाम की शूद्र विमेन थी जिन्होंने इनको जन्म दिया था। ठीक है, और ये जो मूरा थी ना
ये नंदा डायनेस्टी में जो कोर्ट था ना, उस कोर्ट से जुड़ी हुई थी और इसी वजह से जो आपके मौर्यंस है ना, उनको लो सोशल ओरिजिन का माना जाता है। लो सोशल ओरिजिन क्यों? क्योंकि शूद्राज आपको पता है वर्ण सिस्टम में सबसे नीचे आते हैं, ठीक है? तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ हमको लेटर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में देखने को मिलता है, ठीक है? लेकिन जो आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन है ना, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि जो मौर्यास थे ना आपके, वो आपके रिपब्लिक ऑफ पिपहालीवाना, ये जो क्लैन था ना, इस क्लैन से बिलोंग करते थे, ठीक है? ये बेसिकली छोटे रिपब्लिक थे, रूलिंग क्लैन थे, इस क्लैन से बिलोंग करते थे, जो कि आपके गोरखपुर, नेपाल, तराई वाला रीजन है ना, उस रीजन से बिलोंग करते थे, ठीक है? तो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य कोई आउटसाइडर नहीं थे, बल्कि क्षत्रिय टाइप जो रिपब्लिकन क्लैन है ना, वहां से आए हैं। ये चीज आपका बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में लिखा हुआ है। तो ये इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्या हुआ, ये थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है? और जो आपके मॉडर्न हिस्टोरियंस है ना, वो इस चीज को ज्यादा कंसीडर करते हैं जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है? तो उनके अकॉर्डिंग जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो क्षत्रिय क्लैन से ही बिलोंग किया करते थे। तो ये मॉडर्न हिस्टोरियंस का कहना है। इसके बाद आ जाए यहाँ पे रोल ऑफ चाणक्य कौटिल्य। अब चाणक्य को हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, और चाणक्य का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में कितना बड़ा है ये आपको पता ही होगा। आज तक हम लोग उनके द्वारा दिए हुए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, आज तक उनकी उनका माइंड किस तरीके से था, किस तरीके से उन्होंने मगध को इतना पावरफुल बना दिया, इतना स्ट्रांग बना दिया, ये सारा जो उनका माइंडसेट है, ये हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं, राइट? तो बेसिकली चाणक्य आपके बहुत ही ब्रिलियंट ब्राह्मण स्कॉलर थे, तक्षशिला से जुड़े हुए थे वो। और जो आपके नंदा रूलर है ना, एक्चुअली हुआ क्या था, नंदा रूलर ने इनका बहुत अपमान कर दिया था, ठीक है? तो उन्होंने उस टाइम पे शपथ ली थी कि वो नंदास को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनका जो एम्पायर है पूरा उसको खत्म कर देंगे, ठीक है? अब जो ये उनका डिसीजन था ना, इस डिसीजन के लिए उनको चाहिए था एक स्ट्रॉन्ग लीडर, ठीक है? जो उनकी बात सुने, और उनकी बात सुनने के बाद जो आपके नंदा डायनेस्टी है ना, उसको पूरे तरीके से हटा सके, ठीक है? तो इसके लिए उनको मिले चंद्रगुप्त मौर्य। नाउ चंद्रगुप्त मौर्य प्लस आपके चाणक्य, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है? इन्होंने मिलके फिर आपका नंदा डायनेस्टी जो है ना, उसको ओवरथ्रो कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य के इतने सक्सेसफुल लीडर बनने के पीछे ना और कोई नहीं बल्कि चाणक्य का ही हाथ था, ठीक है? तो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य जो है, उनके पास पावर, गाइडेंस, स्ट्रैटेजिक सपोर्ट जो था, वो किसने प्रोवाइड किया था? चाणक्य ने प्रोवाइड किया था, ठीक है? और उनको, चाणक्य को कौटिल्य, विष्णुगुप्त इस नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य ने बेसिकली एक डिसाइसिव रोल प्ले किया था नंदा डायनेस्टी को उनकी पावर से हटाने का। और नंदा डायनेस्टी को हटाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एम्पायर जो है इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया था। किसने स्टैब्लिश कर दिया था? चाणक्य ने, ठीक है? नाउ इधर आओ, चाणक्य ने क्या किया था? जो आपका अलायंसेस हैं, इकोनॉमिक वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स हैं, ये सारा कुछ उन्होंने सिखाया था चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है? और इन सभी चीजों का कैसे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया, कैसे क्या क्या करना है, इन सभी चीजों का हम लोगों को लिटरेरी यानी कि रिटन फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिलता है काफी सारे बुक्स में देखने को, ठीक है? और जो भी आपके पॉलिटिकल इंटरव्यूज हो गए, आपके स्ट्रैटेजीज हो गए, जो कि चाणक्य ने सिखाए थे, वो सभी कुछ डिस्क्राइब्ड है किसमें? मुद्रा रक्षका, एक संस्कृत प्ले है जो कि विशाखा दत्त ने लिखा था आपका 9th सेंचुरी सीई में, ठीक है? इसमें चाणक्य के जो भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज वगैरह थे ना, उस चीज को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। और इस चीज पे मॉडर्न टाइम्स में ना एक प्ले भी लिखा गया है, ठीक है? तो बेसिकली ये जो है आपका मुद्रा रक्षसा, ये जो है ये आपका एक सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से मॉडर्न पॉलिटिक्स जो है ना, वो काम करता था, ठीक है? इसके बाद इधर आ जाओ, ओवरथ्रो ऑफ द नंदास। जो भी नंदा रूलर्स की वीकनेस थी ना, उसका फायदा उठाया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने उनके खिलाफ, ठीक है? सो विद द हेल्प ऑफ चाणक्य's डिप्लोमेसी, और जो भी उन्होंने सिखाया, जो भी उनका सपोर्ट रहा, उसकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदास को डिफीट कर दिया। और उसके बाद आपका मौर्यन एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश कर दिया 321 बीसीई में, ठीक है? इसके बाद है आपका कॉन्फ्लिक्ट विद सेल्यूकस निकेटर। तो अलेक्जेंडर के जाने के बाद ना नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपके ग्रीक वॉइसरॉय थे एक, जिनका नाम था सेल्यूकस निकोटर, ठीक है? नाउ चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ था आपका बहुत ही भयंकर कॉन्फ्लिक्ट सेल्यूकस निकेटर के साथ, ठीक है? अब हुआ क्या, कुछ आपके ग्रीक सोर्सेज हैं जिसमें ये चीज लिखी हुई है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास कुछ आपके 6 लाख सोल्जर्स थे। ये नंबर थोड़ा एग्जैजरेटेड भी हो सकता है, पर एक्चुअल ये नंबर लिखने के पीछे का रीजन ये है, ये बताना कि उस टाइम में मौर्यन एम्पायर्स के पास कितना हैवी आर्मी सिस्टम था, ठीक है? तो बेसिकली ये वॉर हुआ इनके साथ, और क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के पास बहुत ही ह्यूज आर्मी थी, चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए। और इवेंचुअली दोनों के बीच में ना एक ट्रीटी साइन हुई, पीस ट्रीटी। किसके बीच में? सेल्यूकस निकेटर के बीच में और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, ठीक है? और चंद्रगुप्त मौर्य ने लिबरेटेड यानी कि आजाद कर दिया था आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया को ग्रीक के कंट्रोल से, ठीक है? फिर आपकी एक पीस ट्रीटी साइन हुई जैसे मैंने बताया, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 वॉर एलिफेंट्स दिए। और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या दिया? ईस्टर्न अफगानिस्तान दिया, बलूचिस्तान दिया,
टेरिटरीज दी जो भी उनके पास थी, इंडस के वेस्ट वाली वो। साथ ही सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो सेल्यूकस निकेटर ने दी, और ये आपका चंद्रगुप्त ने दिया था सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है। अब यहाँ से ना मौर्यन एम्पायर जो है ना वो इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज होने लग जाएगा लार्ज स्केल पे, स्पेशली जो आपके ग्रीक के जो हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं वहां पे भी इनका जिक्र कई बार हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका मौर्यन एम्पायर है ना वो काफी फेमस होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ एक्सटेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर अंडर चंद्रगुप्त। अब जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे उस टाइम पे जो आपका ये मौर्यन एम्पायर था ये कितना फैला हुआ था और कितना बड़ा था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त एम्पायर के अंदर ना बिहार, लार्ज पार्ट ऑफ उड़ीसा, बंगाल, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, ये सारे ही रीजन थे। और ये कुछ रीजन थे जो नहीं थे, केरला, तमिलनाडु और कुछ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया थे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट था एक ही पॉलिटिकल अथॉरिटी के अंदर। तो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना फर्स्ट वास्ट टेरिटोरियल एम्पायर जो है इंडियन हिस्ट्री का क्रिएट कर दिया था, यानी कि पहला इतना बड़ा जो पूरा एक्सटेंट था ना किसी एक पॉलिटिकल पावर के अंदर इससे पहले नहीं था, ठीक है। तो वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने करके दिखा दिया था। नाउ जितना आपका कंट्रोल ना ब्रिटिश एम्पायर के पास नहीं था ना उससे ज्यादा कंट्रोल आपका किसके पास था, चंद्रगुप्त मौर्य के पास था, ठीक है। और ये जो उनका कंट्रोल था ये हर डायरेक्शन में था, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन्हीं के कब्जे में था, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे पॉलिसी टुवर्ड्स रिपब्लिक संघ। तो आपको पता है उस टाइम में मोनार्की थी तो कहीं कहीं पे रिपब्लिक्स भी एग्जिस्ट किया करते थे, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके चाणक्य थे ना उनका ये बहुत क्लियर थॉट था कि अगर हमको मगध को एक बहुत पावरफुल और बहुत बड़ा स्टेट बनाना है तो रिपब्लिक्स जो है ना हमारे रास्ते में आ सकते हैं। इसी वजह से मौर्यंस ने ना जो रिपब्लिक्स थे ना उनको भी कॉन्कर करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कई सारे रिपब्लिक्स को कॉन्कर किया था, जिनमें से आपके हैं गानास, इन्हीं को हम लोग संघास भी कहते हैं, ठीक है। इसको कॉन्कर किया था और यहाँ पे एक सेंट्रलाइज मोनार्की जो है स्टैब्लिश कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले रिपब्लिक था, रिपब्लिक से एक एम्पायर बन गया और यहाँ से आपका एक स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली एक सेंट्रलाइज मोनार्की सिस्टम स्टैब्लिश कर दिया था, और ये सेंट्रलाइज मोनार्की बहुत ही ज्यादा जरूरी था आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और इकोनॉमिक कंट्रोल के लिए, मगध के लिए, ठीक है। इसके बाद आ जाओ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। तो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका फाउंडेशन रख दिया था इंडिया का फर्स्ट सेंट्रलाइज एम्पायर का, ठीक है, जो कि इतना बड़ा था। और इनके अंडर काफी डाइवर्स रीजन आते थे, और ये सारे डाइवर्स रीजन बहुत अलग अलग है, सबका पहनावा अलग अलग, खाना पीना रहना सब कुछ अलग अलग है। और ये किसी एक पॉलिटिकल कंट्रोल के अंदर आ गया था, ठीक है। तो ये उन्होंने करके दिखा दिया था। तो यहाँ से आप देखोगे ट्रांजिशन हो जाएगा रिपब्लिकन एंड ओलिगार्की सिस्टम से मोनार्की की तरफ। तो यानी कि जो भी रिपब्लिक्स पहले इससे पहले एग्जिस्ट भी किया करते थे ना वो रिपब्लिक्स हट के अब आपका पूरा मोनार्की जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इनका जो रिन था, मतलब जितना टाइम इन्होंने रूल किया, इन्होंने प्रिपेयर कर दिया बिंदुसारा को। बिंदुसारा इन्हीं का बेटा होगा जो इनके जाने के बाद आएगा, और अशोका जो बिंदुसारा के बाद आएगा, जिसके अंडर ना ये जो एम्पायर है ना, देखो इन्होंने तो स्टैब्लिश कर दिया, बहुत बड़ा एम्पायर बना दिया। इसके बाद एक तो चंद्रगुप्त मौर्य का कॉन्ट्रीब्यूशन आप सुनोगे और एक अशोका का कॉन्ट्रीब्यूशन सुनोगे, मतलब इन दोनों ने ही मौर्यन डायनेस्टी में बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अशोका के टाइम में, ठीक है। तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य को लेके क्या क्या हुआ था। इसके बाद आ जाओ इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि इतना बड़ा एम्पायर बन तो गया आपका, लेकिन ये पूरा जो बड़ा एम्पायर है इतना, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलेगा किस तरीके से, ठीक है। तो ये है आपका इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको समझते हैं। तो देखो एक चीज देखो, अब इस टाइम पे हुआ क्या, बिहार से लेके अफगानिस्तान तक, बंगाल से लेके पूरा आपका डेक्कन रीजन हो गया, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग इकोनॉमीज हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल ये है इतना बड़ा एम्पायर चलाने के लिए ना हमको एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। देखो क्या क्या चीजें चाहिए अगर मुझे इतना बड़ा एम्पायर चलाना है तो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मुझे चाहिए, प्लस एक रेवेन्यू सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, और एक हमें आर्मी का कंट्रोल भी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों चीजें अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग है तभी जाके मैं इतना बड़ा एम्पायर जो है वो चला सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है आपका सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब हमें कहाँ से पता चला कि कैसे आपका मॉडर्न एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काम करता था, ठीक है। तो बेसिकली ये जो नॉलेज है, ये जो चीज है कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता था, इसके दो सोर्सेज है हमारे पास। सबसे पहला है आपके पास मैगस्थीनीस अकाउंट। मैगस्थीनीस कौन था, आपका ग्रीक का एम्बेसडर था, जो कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, ठीक है। ये आपका पाटलिपुत्र में रहा था। उसने एक बुक भी लिखी थी जिस बुक का नाम था आपका इंडिका। अब प्रॉब्लम ये है जो बुक इन्होंने लिखी थी ना इंडिका, इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है ना वो सर्वाइव नहीं कर पाया, वो बुक पता नहीं कहाँ है। पर लेकिन जो उसके फ्रेगमेंट्स है ना वो बाद में किसी ग्रीक राइटर्स ने इकट्ठे किए उसके कोड को, और उस
उस फ्रेगमेंट को कलेक्ट करके एक बुक बनाई और जिस बुक का नाम रखा इंडिका, मतलब सेम नाम, ठीक है। तो ये था आपका मैगस्थीनीज अकाउंट। तो मैगस्थीनीज के अकाउंट से हमें पता चलता है सबसे पहली चीज तो। दूसरा है आपके अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। अब कौटिल्य यानी कि चाणक्य, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। इनका जो फाइनल कंपाइलेशन है ना, वो आपका मौर्यन पीरियड के बाद आया है, ठीक है। लेकिन कई चैप्टर्स आपके मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी, टैक्सेशन, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, ये सारा ही कुछ जो है ना इस अर्थशास्त्र में कवर्ड है। तो बेसिकली ये दो चीजें हैं, ये दो अकाउंट्स हैं जिनसे हमको पता चलता है कि एग्जैक्टली इतना बड़ा जो आपका पूरा एम्पायर था ना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन काम किस तरीके से करता था। इसके बाद है आपका नेचर ऑफ किंगशिप, ठीक है, यानी कि जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किस तरीके के राजा थे। तो सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य आपके एक ऑटोक्रेटिक रूलर थे। ऑटोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि किंग ना आपका सबसे ऊपर है, ठीक है। सारे डिसीजंस आपके आर्मी को लेके, टैक्स को लेके, लॉ को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, ये सारे ही सब्जेक्ट्स पे सारे डिसीजन आपके सिर्फ और सिर्फ किंग के कंट्रोल में थे, ठीक है। कोई पार्लियामेंट, कोई इलेक्शन, कोई आपका ऐसे कोई कमिटी, कोई पब्लिक कंसेंट, ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। तो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के पास ना एब्सोल्यूट पावर थी, ठीक है। जो वो बोलेंगे वही होगा, बस यही है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र आपको पता है चाणक्य द्वारा लिखा गया था। अब इस बुक में ना एक लाइन लिखी हुई है, वो ये है, द किंग वॉज एक्सपेक्टेड टू फॉलो अ वेलफेयर आइडियल। वेलफेयर आइडियल का मतलब क्या है? किंग का काम सिर्फ रूल बनाना नहीं है, बल्कि लोगों का भला करना भी है, ठीक है। इसमें एक फेमस लाइन है, इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग। मतलब कि अगर लोग खुश हैं तो स्टेट आपका स्ट्रांग रहेगा, और अगर लोग दुखी हैं तो आपका जो है स्टेट दुखी है, रिवोल्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका आइडियल सिचुएशन है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। नाउ देयर इज नो क्लियर एविडेंस टू शो हाउ फार चंद्रगुप्त एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड दिस आइडियल इन प्रैक्टिस। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज जो बुक में लिखी हुई है ना कि किंग को लोगों का भला सोचना चाहिए वगैरह वगैरह, इसका कोई रिटन एविडेंस नहीं है हमारे पास कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस चीज को रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया था कि नहीं किया था। कितने पब्लिक फ्रेंडली रूल थे, ये चीज कहीं पे इसका रिटन एविडेंस नहीं है, ठीक है। थ्योरी है ये जो लिखा हुआ है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करते थे कि नहीं, ये चीज कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इन एसेंस अगर मैं आपको बताऊं तो चंद्रगुप्त मौर्य कैसे रूलर थे? ऑटोक्रेटिक रूलर थे, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ मेगास्थनीज जो थे ना, उनके अकॉर्डिंग किंग के पास एक काउंसिल होती थी। वो जो मेंबर्स थे वो काफी ज्यादा वाइज होते थे, काफी एक्सपीरियंस मेंबर्स होते थे, और वो लोग आपके किंग को असिस्ट करते थे, ठीक है। अब ये जो एडवाइस देती थी ना काउंसिल, ऐसा नहीं है कि किंग को वो एडवाइस माननी ही पड़ेगी, ठीक है। ऐसी किसी भी तरीके की कोई बाइंडिंग नहीं थी, फाइनल डिसीजन आपका किंग का ही होता था, ठीक है। और जो आपके हाई ऑफिसर्स होते थे वो यूजुअली इसी काउंसिल से सिलेक्ट किए जाते थे कि कौन है जो इस पोस्ट को संभालेगा या उस पोस्ट को संभालेगा, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद है आपका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इतना बड़ा जो एम्पायर है वो डायरेक्टली आप पाटलिपुत्र से नहीं कंट्रोल कर सकते। एक कैपिटल आपने रखा है, बट उससे आप हर जगह नजर नहीं रख सकते हो क्या होगा, ठीक है। तो वो जो एम्पायर है ना, उसको प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। प्रोविंसेस जैसे ऐसे समझो जैसे आज हमारा इंडिया है, इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, वैसे उन स्टेट्स को आप लोग प्रोविंसेस समझो, ठीक है। अब इंडिया यानी कि मगध, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, और इंडिया में जो स्टेट्स है वो मगध की प्रोविंसेस, ठीक है। अब हुआ क्या, उस जैसे हमारे हर एक स्टेट के एक चीफ मिनिस्टर होते हैं, सिमिलरली हर एक प्रोविंस का एक हेड डिसाइड किया गया जिसका नाम रखा गया रॉयल प्रिंस कुमार, ठीक है। और वो जो प्रिंस है ना वो जनरली मौर्यन फैमिली से ही होगा, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर को किसमें डिवाइड कर दिया गया? सेवरल प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया। हर प्रोविंस को एक प्रिंस संभालेगा उसी रॉयल फैमिली का। इससे होगा क्या कि लॉयल्टी इंश्योर रहेगी। तो ये आपका स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड हो गया, रूरल एंड अर्बन गवर्नेंस चलाने के लिए, ठीक है। तो रूरल प्लस अर्बन दोनों के लिए आपके अलग सिस्टम्स थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहां का वो काम करता था। इसके बाद है आपका अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटीज। अब अर्बन एरियाज में कैसे काम होता था देखो, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है ना ये शो करता है हमको कि बहुत सारे टाउन्स जो है ना वो एग्जिस्ट किया करते थे मौर्यन पीरियड में, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है, जैसे कि पाटलिपुत्र, ये तो कैपिटल था, फिर कौशाम्बी, उज्जैन, तक्षशिला, ठीक है। तो ये कुछ आपके मेजर सिटीज थे। अब मेगास्थनीज जो है ना उनके अकॉर्डिंग इंडिया में ना बहुत सिटीज थी, पर पाटलिपुत्र ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था मौर्यंस के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली हो गई, पाटलिपुत्र आपका कैपिटल था। नाउ इधर आ जाओ, पाटलिपुत्र जिसको पालीभोत्रा भी कहते हैं, तो मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट था ये, और इसी ने पाटलिपुत्र को पालीभोत्रा कहा था। पालीभोत्रा का मतलब होता है आपका सिटीज विथ गेट्स, ठीक है। मतलब कि इस सिटी में बहुत सारे गेट्स थे, ये आपका ग्रीक वर्ड है, ठीक है। नाउ अब इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया ना वो ये दिया, द सिटी वॉज सराउंडेड बाय
अ डीप डिच, सिटी जो था वो डीप डिच, उसके बाद वुडन वॉल, 570 टावर्स, 64 गेट्स, इन सभी से सराउंडेड था, ठीक है। अब आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस हमको मिले हैं उसमें ना हमको डिच का जो ये एविडेंस है ये मिला है, तो ये तो कंफर्म है। वुडन स्ट्रक्चर्स हम लोगों को मिले हैं, वुडन हाउसेस हम लोगों को मिले हैं, ठीक है। इसके बाद अब इसके जो डायमेंशंस हैं वो ये हैं कि जो सिटी का जो साइज होता था ना, वो यूजुअली 9.33 माइल्स लेंथ इसका, और ब्रेड्थ इसका 1.75 माइल्स, इतना ब्रॉड होता था, ठीक है। तो ये ना आज का जो पटना है ना उसके लेंथ से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, ठीक है, ज्यादा लेंथ है कम ब्रेड्थ है। तो इसी मैच की वजह से ना जो हिस्टोरियंस हैं उनको ऐसा लगता है कि मेगास्थनीज की जो बातें थी वो काफी ज्यादा रिलायबल थी, उनको हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, कि वो एग्जैजरेटेड नहीं है, वो एकदम सही चीजें लिखी हुई हैं। तो ये था। इसके बाद है आपका म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र। अब जो आपका पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे काम करता था, तो ये जो सिटी थी ना वॉज गवर्न्ड बाय 6 कमिटीज, यानी कि पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन 6 कमिटीज संभालती थी, और हर कमिटी में आपके 5 मेंबर्स होते थे। और इनका काम क्या होता था, सैनिटेशन मैनेज करना, केयर ऑफ फॉरनर्स, जो फॉरनर्स आ रहे हैं उनकी केयर करना, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, कितने लोगों का बर्थ हो रहा है, कितने लोगों का डेथ हो रहा है, ये मैनेज करना, वेट्स एंड मेजर्स को मैनेज करना, और भी जो बाकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको देखना, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे फंक्शंस थे जो इस कमिटी को करने थे, ठीक है ना। अब जो हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं ना उसमें ना हम लोगों को कई सारे मौर्य के टाइम के ना वेट्स मिले हैं बिहार के कई प्लेसेस में, ठीक है। तो ये हमको दिखाता है कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है प्लस जो एविडेंस हमको मिला ये इस चीज का स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है कि हाँ ऐसे वेट्स एंड मेजर्स जो है इनका इस्तेमाल होता होगा, ठीक है। नाउ इसके बाद है आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था, तो अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना अप्रोक्सीमेटली 2 डजन यानी कि 24 डिपार्टमेंट्स थे स्टेट के, ठीक है। और ये कंट्रोल करते थे इकोनॉमी, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, जो भी आपके स्पेशली जो पाटलिपुत्र के पास हो रहे हैं ना वो, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ही संभालते थे। इसके बाद है आपका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो मैंने आपको बताया ही है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट और एडवांस मिलिट्री जो थी वो मॉरियंस के पास थी, ठीक है। तो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वाज इट्स ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी, सबसे अमेजिंग क्वालिटी थी ये। नाउ अकॉर्डिंग टू प्लिनाय, और रोमन राइटर थे, इनके अकॉर्डिंग 6 लाख इन्फेंट्री यानी कि 6 लाख सोल्जर्स थे इनके पास, ठीक है। इसके बाद कैवलरी थी 30,000 की, एलिफेंट्स थे इनके पास 9,000, और इसके अलावा जो बाकी के सोर्स मिले हैं ना उनके अकॉर्डिंग 8,000 चैरियट्स थे। और इसी के साथ मॉरियंस ने ना आपकी एक नेवी भी मेंटेन करके रखी थी, जो आपका एंशिएंट टाइम के हिसाब से ना बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है, ठीक है। और नंदास से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आपकी बड़ी मॉरियंस की आर्मी थी, ठीक है। तो ये था। अब आ जाओ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैगस्थनीज के अकॉर्डिंग इनकी आर्मी ना इतनी ज्यादा बड़ी थी कि आर्मी को चलाने के लिए ना एक प्रॉपर आर्मी हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। टोटल इसमें आपके 30 ऑफिसर्स, 30 हाई लेवल ऑफिसर्स थे। ये 30 ऑफिसर्स मिलकर ना आर्मी का पूरा मैनेजमेंट करते थे, ठीक है, कि कौन कहाँ पे पोस्टेड है, ऐसा नहीं होता कि किसकी पोस्टिंग कहाँ पर है, कैसे आर्मी काम करेगी, कैसे इनको सैलरी देनी है, कैसे इनकी ट्रेनिंग होनी है, ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए ये 30 लोग थे, ठीक है। और ये पूरी एक कलेक्टिव बॉडी थी और इसका काम ही था कि आर्मी को पूरा मैनेज करना। अब इस सिस्टम की वजह से ना करप्शन या जो पावर का मिसयूज होता है ना ये नहीं हो सकता था, ठीक है। तो बेसिकली ये था। और ये आपके 30 ऑफिसर्स 6 कमिटीज में डिवाइडेड थे, जिसमें एक कमिटी में आपके 5 लोग रहते थे, ठीक है। और हर कमिटी को आर्मी का एक विंग जो है वो दे दिया गया था कि आप इस विंग को संभालोगे, आप इस विंग को संभालोगे, आप इस विंग को संभालोगे, इस तरीके से, ठीक है। नाउ अभी जो 6 टोटल कमिटीज है इनमें देखो हर कमिटी को एक विंग दे दिया है, तो एक जन आपका इन्फेंट्री संभाल रहा है, यानी कि जो भी आपके सैनिक है ना, सोल्जर्स जो है जो आपके साथ वॉर पे जाएंगे उनको संभाल रहा है। एक विंग आपका कैवलरी को संभाल रहा है, ठीक है, कि जो घोड़ा वगैरह इस्तेमाल करेंगे सोल्जर्स उनको संभाल रहा है। तीसरा एलिफेंट्स को, चौथा चैरियट्स को, पांचवा नेवी को, और छठा आपका ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाईज को। तो इस तरीके से ये पावर्स डिवाइडेड थी इनके बीच में, ठीक है। तो एक कमिटी सिर्फ आपका एक ही विंग पर फोकस करेगा और उसी को स्पेशलाइज करने पे काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई chaos आपका क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली मौर्यन आर्मी जैसा मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 3 टाइम्स लार्जर थी, किससे, नंदास से, ठीक है। तो ये दिखाता है कि मौर्यंस का जो एम्पायर था वो कितना ज्यादा वास्ट था और रिसोर्सेज कितने ज्यादा थे उनके पास, ठीक है, जिस वजह से वो लोग इस स्टैंडिंग आर्मी को अफोर्ड कर पा रहे थे। इसके बाद है आपका रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। अब ऑब्वियसली आपके पास इतनी बड़ी आर्मी है तो आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अगर आप रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर पाओगे तो फिर आप इनको सैलरीज कैसे दोगे। तो उस टाइम की सोसाइटी थी आपकी एग्रेरियन सोसाइटी, यानी कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। नाउ एग्रीकल्चर पे बेस्ड है तो यानी कि आपके पास बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है, तभी आप इसको अफोर्ड कर पा रहे हो इस आर्मी को, ठीक है। तो बेसिकली मॉरियंस ने क्या किया था, एग्रीकल्चर जो था ना
उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था, ठीक है? और उसी की वजह से जो इनकी इकोनॉमी थी ना, उस पर इनका इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था, स्पेशली आपका लैंड पे और फार्मर्स पे, ठीक है? तो बेसिकली ये सीन है। तो टू मेंटेन सच लार्ज आर्मी, द मौर्यन स्टेट एक्सरसाइज एक्सटेंसिव इकोनॉमिक कंट्रोल। और इकोनॉमिक कंट्रोल कैसे आएगा? जब आपका कंट्रोल है लैंड पर और फार्मर्स पर, ठीक है? तो ये था। अब एग्रेरियन आपका रेवेन्यू है, तो होता क्या था? तो स्टेट यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट है, जो मॉरियंस है, उन्होंने क्या किया था? ब्रॉट न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो जैसे आपके जंगल है, वेस्ट लैंड है, या जो लैंड जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना, उसको भी खेती में ये लोग यूज करते थे, ठीक है? तो ये काम जो है ना स्टेट की सुपरविजन में होता था, और कभी कभी जबरदस्ती भी कर देते थे कि इस एरिया पे ये उगना चाहिए, इस एरिया पे वो उगना चाहिए, ठीक है? तो इनका जो फोकस था ना, एक्टिवली ये लोग एक्सपैंड करते थे पूरा खेती पे, कि इस एरिया पे ये कर दो, इस एरिया पे ये कर दो। खेती जितनी ज्यादा कर सकते हैं उतनी ज्यादा करते हैं, ठीक है? तो ये सिस्टम था इनका। तो इसके लिए बहुत सारे कल्टीवेटर्स, शूद्र लेबर्स इनको हायर करते थे, ताकि जो अनयूज्ड लैंड है उस पे खेती किया जा सके। इसके बाद है रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स। अब आपको पता है मेन टैक्स पेयर जो है इस इकोनॉमी का, वो आपका किसान ही है, ठीक है? वही देगा। तो बेसिकली 1/4 से लेके 1/6 जो भी ये लोग प्रोड्यूस करते थे ना, डिपेंडिंग कौन कर रहा है उनसे वो टैक्स लिया जाता था, ठीक है? और अगर आप ना अपनी खेत के लिए, इरिगेशन सिस्टम के लिए, बेसिकली स्टेट प्रोवाइडेड इरिगेशन, यानी कि जो आपके जो मतलब जो मौर्यन एम्पायर के जो आपके कनाल, वेल या टैंक जो गवर्नमेंट ने बेसिकली बनाया है, स्टेट ने बेसिकली बनाया है, उसको अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है? वो ऐसा क्यों करते थे? वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके बदले आपसे चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है? जैसे आज होता है ना, हमें इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई मिल रहा है, तो उसके बदले गवर्नमेंट हमसे इलेक्ट्रिसिटी बिल लेती है, वाटर बिल लेती है, सिमिलरली लाइक दैट, ठीक है? तो वो था। इमरजेंसीज के टाइम पे ना, इनको किसानों को बोला भी जाता था कि आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओ, ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे वॉर वगैरह वाली अगर कोई सिचुएशन है, या फेमाइन यानी कि भूखमरी जैसी सिचुएशन है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन है इमरजेंसी की, उस टाइम में फार्मर्स को ज्यादा उगाने के लिए मजबूर किया जाता था कि ज्यादा प्रोडक्शन आप करो। तो ये दिखाता है आपका कि वेलफेयर प्लस कंट्रोल दोनों जो है ना, किंग कर रहा है। तो बेसिकली किंग आपका क्या था? ऑटोक्रेटिक था। इससे हमें ये पता चलता है, ठीक है? इसके बाद है आपका अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। अब इसके अलावा भी कुछ सोर्सेस थे, जैसे कि टोल कलेक्ट किया जाता था, गुड ब्रॉट टू टाउन कलेक्टेड एट सिटी गेट्स। तो बेसिकली जैसे आज होता है ना, इंपोर्ट कर रहे हैं हम, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पे हम टैक्स दे रहे हैं। सिमिलरली अगर कोई हम लोग चीजें खरीद रहे हैं या बेचने जा रहे हैं मार्केट में, बाहर किसी और राज्य में या किसी और स्टेट में, तो फिर वहां पे वो टोल कलेक्ट होता था, ठीक है? स्टेट की मोनोपोली थी माइनिंग पे, सेल ऑफ लिकर पे, मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स पे, यानी कि कोई आप अगर वेपन वगैरह बनाते हो, दारू वगैरह अगर आप बेच रहे हो, माइनिंग का काम कर रहे हो, तो इस पे ये काम सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेट ही करेंगे। तो स्टेट की मोनोपोलीज थी, ठीक है? तो ये जो चीजें थी ना, ये एक्टिविटीज काफी ह्यूज इनकम जो है जनरेट करती थी। रॉयल ट्रेजरी का बहुत ही अच्छा खासा इनकम आपका इन एक्टिविटीज से आता था, ठीक है? इसके बाद है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य ने, अगर आप देखो, हाईली सेंट्रलाइज एंड ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपका बना लिया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी है, इनकम के सोर्सेज फिक्स्ड है, स्टैंडिंग आर्मी है, और अपना एरिया एक्सपैंड करते जा रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन बना लिया है। अगर स्टेट को प्रोविंसेस में डिवाइड किया है, तो वो भी किसी और को नहीं दिया गया है चलाने के लिए, क्योंकि ये इन्होंने देख लिया है कि मगध का क्या सीन रहा है, कैसे रूलर्स आपके रहे हैं। नंदा के बाद ये आए, नंदा को हटाने के बाद, तो इनको भी डर है कि इनको हटाने के बाद कोई और ना आ जाए। इस वजह से कोई भी जो प्रोविंस है ना, वो किसी और को दिया ही नहीं गया है, ठीक है? तो ये था। एक स्ट्रॉन्ग फिस्कल बेस क्रिएट हो गया। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री आपने क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो टाइम है ना, इसने फाउंडेशन रखा है फॉर द एफिशिएंट गवर्नेंस। अब क्योंकि ये सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, तो इसके बाद वाले जितने भी रूलर्स आएंगे ना, वो इस चीज से लर्न कर लेंगे कैसे मॉरियंस आपका एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, कैसा गवर्नेंस उनके टाइम में काम करता था, ये चीज, ठीक है? और इसी सिस्टम को आगे वो लोग भी फॉलो करेंगे, ठीक है? तो ये था पूरा आपका चंद्रगुप्त मौर्य को लेके। इसके बाद का टॉपिक है हमारा अशोका, जिसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न एज का पार्ट 2, ठीक है? तो ये जो चैप्टर है ना आपका 18, ये आपका 3 पार्ट्स में रहने वाला है। इसका पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था एंड इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग करने वाले हैं अशोका, अशोकन इंस्क्रिप्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ द कलिंग वॉर। ये 3 टॉपिक्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले थोड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो आपका मगध डायनेस्टी था, मगध डायनेस्टी में पहले आपका नंदा रूल था। नंदा जब आपका चला गया, नंदा के बाद कौन आए? मौर्यन आए। अब मौर्यंस में सबसे पहले कौन आए? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्यन एम्पायर का नींव जिसको कहते हैं ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी है, ठीक है? नाउ अब चंद्रगुप्त मौर्य कैसे आए थे, क्या उनका बैकग्राउंड था, हमको उनके बारे में
कैसे-कैसे, कौन-कौन से रिटन रिकॉर्ड से पता चला, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट? इसके बाद हम लोगों ने इनके टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में किस तरीके का ऑर्गनाइज़ेशन था, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था, ठीक है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अशोका के बारे में, ठीक है? तो आपका हुआ क्या, देखो, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छे रूलर थे, ठीक है? उन्होंने अपने टाइम में मगध को काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड किया। फिर उनके जाने के बाद आए उनके बेटे जिनका नाम था आपका बिंदुसारा, ठीक है? और बिंदुसारा के बाद आपके आएँगे अशोक, ठीक है? अशोका को आपको पता है अशोका द ग्रेट हम लोग बोलते हैं। वो क्यों बोलते वो आज हम समझेंगे। बट उससे पहले थोड़ा-सा स्टोरी समझते हैं। तो हुआ क्या आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आ गए बिंदुसारा, ठीक है? अब बिंदुसारा का जो रोल है ना, मगध में अगर आप देखो तो आप सबसे ज़्यादा ना आप चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के बारे में ही सुनोगे, ठीक है? यही 2 रूलर हैं, जिन्होंने बहुत प्रोमिनेंट काम किए हैं। लेकिन बिंदुसारा ने भी किया है, लेकिन बिंदुसारा का जो टाइम स्पैन है ना, काफ़ी छोटा टाइम स्पैन है, ठीक है? इस वजह से हम लोग इतना डिस्कस नहीं करते हैं बिंदुसारा के बारे में, लेकिन बिंदुसारा भी काफ़ी अच्छे रूलर थे, ठीक है? तो उनके बारे में समझते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है हमारे पास सक्सेशन टू द मौर्यन थ्रोन। तो मौर्यन थ्रोन पे आया कौन? चंद्रगुप्त के जाने के बाद बिंदुसारा, जो उन्हीं का बेटा था। अब बिंदुसारा का जो रिन था ना, वो क्यों नोटेबल था देखो। तो सबसे पहली बात तो उन्होंने एम्पायर को ना इंटैक्ट रखा। देखो, अगर आप मगध से पहले जो भी एम्पायर्स देखो, नंदा कह लो या उससे पहले के एम्पायर्स, हुआ क्या वहाँ पे, जैसे कोई एक रूलर आया, ठीक है? उस रूलर का नाम एक्स मान लेते हैं फिलहाल, ठीक है? इसने ना इतनी टेरिटरी एक्वायर कर ली है, ठीक है? अब इसके बाद आएगा वाई कोई रूलर, इसी के उसका, ठीक है? अब इसने क्या किया वाई ने, या तो वाई इसको एक्सपैंड करेगा तो बढ़िया है, या तो इसको जितना है ये उतना इंटैक्ट रखे, ठीक है? उतना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए। अगर एक्सपैंड नहीं भी कर रहा है, तो एटलीस्ट जो उसकी टेरिटरी है, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। ये करना चाहिए, तब भी ये ठीक है, अच्छा राजा माना जाएगा। और तीसरा केस भी हुआ है, तीसरे केस में क्या हुआ है कि इसके बाद के जितने भी रूलर्स आए, जितने भी किंग्स आए हैं ना, वो इतने ज़्यादा वीक आए हैं कि जो इतनी एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, वो भी उन्होंने गँवा दी है। तो वो इतने से कब इतना स्मॉल बनता चला गया, ये पता भी नहीं चला है, ठीक है? तो काफ़ी ऐसे रूलर रहे हैं जिनके बारे में आप लोग आगे भी पढ़ोगे। पर बिंदुसारा ऐसा नहीं था। बिंदुसारा ने अगर मौर्यन डायनेस्टी को ज़्यादा स्प्रेड नहीं किया, तो एट लीस्ट जितनी टेरिटरी थी उनके पास, उन्होंने उसको काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट रखा, ठीक है? जो उनके रिलेशंस चंद्रगुप्त मौर्य ऑलरेडी, जैसे ग्रीक्स के साथ उनके रिलेशन काफ़ी अच्छे थे और बाकी जो भी उनके पॉलिटिकल रिलेशंस थे, उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके रखा था आपका बिंदुसारा ने, ठीक है? और बिंदुसारा ने जो ऑलरेडी डिप्लोमैटिक रिलेशंस कह लो या जो ऑलरेडी एम्पायर था, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था ना, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का काम आपका बिंदुसारा ने किया था, ठीक है? तो एम्पायर को एक तो इंटैक्ट रखा था और ग्रीक्स के साथ जो उनके डिप्लोमैटिक रिलेशंस थे ना, वो कंटिन्यू थे, उसको और अच्छा किया था। और जो आपके ग्रीक एम्बेसडर्स थे, वो आपके मॉडर्न कोर्ट में आते चले गए, तो जो डिप्लोमैटिक रिलेशन था वो मेंटेन था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका मॉडर्न एम्पायर था ना, वो आइसोलेटेड नहीं था, बल्कि इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज किया जाता था। लोगों को पता था मगध के बारे में, मौर्यंस के बारे में, और इंटरनेशनल रिलेशंस भी काफी बढ़िया चल रहे थे, ठीक है? फिर बिंदुसारा के बाद आते हैं बिंदुसारा के बेटे जिनका नाम था अशोक, ठीक है? जो आपके ग्रेटेस्ट रूलर बने मौर्यन डायनेस्टी के। अब बात करते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक की पहले अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो अशोकाज़ अर्ली लाइफ ट्रेडिशंस एंड लेजेंड्स। तो कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो अशोका थे ना, वो एक्सट्रीमली क्रूअल थे अपनी अर्ली लाइफ में, और ऐसा कहा जाता है कि अशोका ने ऑलमोस्ट अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया ताकि वो मौर्यन एम्पायर के थ्रोन पे बैठ पाए, वो किंग बन पाए, ठीक है? तो ये है। लेकिन इन अकाउंट्स को ऐसा माना जाता है कि इट्स बेस्ड ऑन लेजेंडरी नैरेटिव्स, मतलब कि लोगों की कही सुनी बातों पर बेस्ड है ये अकाउंट्स। और इसका ना कोई हमें इंस्क्रिप्शनल प्रूफ भी नहीं मिलता, जैसे कि उस टाइम में बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं और बाकी बहुत सारे हिस्टोरियंस द्वारा लिखे गए हम लोग को रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, ग्रीक रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, उनमें कहीं भी इस चीज का मेंशन हमें देखने को नहीं मिलता है। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ एक मिथ है, एग्जैजरेटेड पॉइंट है ये, तो ये सच नहीं माना जाता है, ठीक है? इसके बाद आ जाओ रिलायबिलिटी ऑफ बुद्धिस्ट बायोग्राफीज। अशोका की जो बायोग्राफी है ना, अशोका के बारे में हम जो भी जानते हैं ना, वो ज्यादातर आपके बुद्धिस्ट ऑथर्स द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है? इसमें काफ़ी लार्ज अमाउंट में फ़िक्शन है, एग्ज़ैजरेशन है। प्राइमरीली तो ये इसलिए लिखा गया था ताकि अशोका की जो लाइफ़ है ना, उसको ग्लोरीफाई किया जाए, ठीक है? तो इसका रिज़ल्ट ये आया है कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया अनक्रिटिकली एज़ अ हिस्टोरिकल एविडेंस। कुछ-कुछ पॉइंट को हम मानते हैं, लेकिन कुछ-कुछ पॉइंट ऐसा माना जाता है कि काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ैजरेटेड व्यू है, ठीक है? अब बात करते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शंस की। तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं आपके? अशोका के टाइम पर ना कुछ लिखे गए जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, वो चीज़ कहलाता है आपका अशोकन इंस्क्रिप्शन, ठीक है? और हमें मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें अशोका के बारे में जो पता है ना, वो इन्हीं इंस्क्रिप्शंस की वजह से पता है, ठीक है? तो उनका रूल कैसा था, उनके मॉरल आइडियाज़ कैसे थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये सब कुछ जो हमको पता चला है ना, ये इन्हीं इंस्क्रिप्शंस से पता चला है, ठीक है? और ये इंस्क्रिप्शन ना
पत्थरों पे लिखे हुए हैं, पिलर्स पे लिखे हुए हैं, जो ईज़िली आपके मिट नहीं सकते या ईज़िली उसमें आप कुछ एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो इस वज़ह से ज़्यादा रिलायबल माने जाते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी प्राइमरीली हमको अशोका के बारे में पता है ना, वो उनके इंस्क्रिप्शंस द्वारा ही रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है? उन्हीं के इंस्क्रिप्शंस की वज़ह से हमको पता है। ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ज़्यादा रिलायबल हैं और ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स हैं और इसी की वज़ह से हमें पता चलता है अशोका का रिन कैसा था, उनकी कौन-कौन सी पॉलिसीज़ थी, उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना बड़ा था, कहाँ तक आपका जो मौर्यन टेरिटरी थी अशोका के टाइम में वो फैली हुई थी, ठीक है? तो बेसिकली ये चीज़ है। और अशोका जो था ना वो आपका फर्स्ट इंडियन रूलर था टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ हिज सब्जेक्ट्स थ्रू इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग रॉयल ऑर्डर्स, यानी कि जो भी उनकी चीज़ें हैं, चाहे जो भी उनके इंस्क्रिप्शंस हमको मिले हैं पत्थरों पे, पिलर्स पे लिखे हुए, तो अशोका वाज़ द फर्स्ट वन टू स्टार्ट दिस कि मैंने जो रूल्स बनाए हैं वो मैंने पिलर्स पे लिख दिए हैं, ये रूल्स हैं। जो इंस्क्रिप्शंस हैं या जो मैं चाहती हूँ लोगों को मेरे बारे में पता चले, ठीक है? वो इंस्क्रिप्शंस मैंने लिख दिए हैं। तो अशोका वाज़ द फर्स्ट वन टू स्टार्ट दिस, ठीक है? इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन। अब देखो, अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस है ना वो मेजरली 5 पार्ट्स में कैटेगराइज हैं। तो सबसे पहले आपका मेजर रॉक एडिक्ट्स, दूसरा है माइनर रॉक एडिक्ट्स, तीसरा सेपरेट रॉक एडिक्ट्स, चौथा है मेजर पिलर एडिक्ट्स और पांचवा है आपका माइनर पिलर एडिक्ट्स, ठीक है? तो ये है टोटल, और टोटल ना आपके 39 इंस्क्रिप्शंस हैं जो हमें मिले हैं, ठीक है? ये जो क्लासिफिकेशन है ना ये भी हिस्टोरियंस द्वारा दिया गया है, ये अशोका द्वारा नहीं है दिया हुआ कि मैंने 39 इंस्क्रिप्शन लिखे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये हिस्टोरियंस ने कंक्लूड किया है। इसके बाद आ जाओ अकरेंस ऑफ अशोकास नेम। तो इन इंस्क्रिप्शन में जो अशोका का नाम है ना वो हमें सिर्फ 4 इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलता है। सबसे पहला है माइनर रॉक एडिक्ट 1, इसमें हमें देखने को मिलता है जो कि 3 प्लेसेस इन कर्नाटका यहाँ पे मिले हैं और 1 प्लेस इन मध्य प्रदेश यहाँ पे मिला है। सभी आपके यही है, माइनर रॉक एडिक्ट 1 है, यानी कि छोटे-छोटे पत्थरों पे लिखे गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाकी के जो मेजॉरिटी इंस्क्रिप्शन है ना उसमें अशोका का नाम नहीं है, ठीक है? इसके बाद आ जाओ इधर यूज़ ऑफ रॉयल टाइटल्स। तो आपको पता है उस टाइम के जो राजा लोग होते थे ना वो महाराजा, राजाधिराज ऐसे कुछ टाइटल्स अज़्यूम करते थे, ठीक है? तो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन में ना उनका नाम नहीं लिखा होता था, ऐसा टाइटल लिख दिए जाते थे, ठीक है? जैसे कि ये है कि मोस्ट इंस्क्रिप्शन डू नॉट मेंशन द नेम अशोका, इंस्टेड दे यूज़ टाइटल्स। अशोका के नाम के बजाय वो ये टाइटल्स यूज़ करते थे। जैसे कि देव नाम पिया, इसका मतलब क्या है? बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, ठीक है? भगवान का प्यारा। दूसरा है आपका पियादासी, गुड लुकिंग और प्लेजेंट टू बीहोल्ड, ठीक है? तो ये कुछ आपके टाइटल्स थे जो उनके जगह पे यूज़ किए जाते थे। देवनामपिया ये जो टाइटल है ना ये यूनिक नहीं था कि सिर्फ़ अशोका के लिए रिप्रेज़ेंट होता था, बल्कि अशोका के जो एंसेस्टर्स थे ना, वो भी इस नाम का इस्तेमाल करते थे, इस टाइटल का इस्तेमाल करते थे, ठीक है? इसके बाद आपका पियादासी, ये टाइटल अशोका का पर्सनल कह लो, यूनिक टाइटल कह लो, ये लगता है हिस्टोरियंस को, ठीक है? तो इससे हिस्टोरियंस ये कंक्लूड करते हैं कि जहाँ-जहाँ ये टाइटल्स यूज़ हुए हैं, वहाँ-वहाँ अशोका का ज़िक्र हो रखा है, ठीक है? फिर आपका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है ना, वो आपके इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, टोटल 47 लोकेशंस में मिले हैं इन जगहों पे, ठीक है? और इनके हमें 182 वर्जन्स देखने को मिले हैं, सेम एडिट के आपके मल्टीपल कॉपीज़ हमको देखने को मिले हैं, ठीक है? इनमें 2 इंस्क्रिप्शन आपके फेक माने जाते हैं, ठीक है? तो आप ये देखो कितना ज़्यादा वाइड स्प्रेड था, और अशोका को ना जैसे कोई रूल उसने लागू कर दिया है, अब उसको वही रूल, अब क्यों देख रहे हो कितना बड़ा एम्पायर है, उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाना है, तो वो सेम चीज़ लिख के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे, किसी इंस्क्रिप्शन पे, किसी पत्थर पे, किसी पिलर पे लिख के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रख देता था ताकि लोगों को पता चले उनके बारे में, ठीक है? उन लॉज़ के बारे में। इसके बाद है आपका स्ट्रैटेजिक लोकेशन, तो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन जो है ना वो आपके एंशिएंट हाईवेज़ के पास प्लेस्ड है, जिनमें से 6 इंस्क्रिप्शन जो है ना हमको वो अफ़गानिस्तान में मिले हैं, इंडिकेटिंग मॉडर्न इन्फ्लुएंस बियॉन्ड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इससे हमको ये पता लगता है कि जो आपके मौर्यन रूल था ना वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के भी बाहर तक था, ठीक है? तो ये है। इसके बाद है आपका लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, तो प्राकृत मेन लैंग्वेज थी जिसमें अशोका के इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, और बाकी कुछ अलग लैंग्वेजेस भी थी, जैसे कि यहाँ पे देखो ये रीजन है आपका मोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, अफगानिस्तान। इन रीजन्स में इन लैंग्वेज के हमको इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द जो सबकॉन्टिनेंट वाला एरिया वहाँ पे प्राकृत में जिसकी स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में प्राकृत एरेमिक जिसकी खरोष्टी स्क्रिप्ट थी, अफगानिस्तान में एरेमिक एंड ग्रीक जिसकी एरेमिक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट थी, ठीक है? तो इन लैंग्वेजेस में हमको अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। तो यहाँ आप एक चीज़ देख रहे हो, जैसे कि हम आज बात करते हैं कि इंडिया की जो यूनिटी है वो उसकी डाइवर्सिटी में है, क्योंकि कुछ किलोमीटर्स बाद हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हमारा पहनावा चेंज हो जाता है, हमारा खाना चेंज हो जाता है, राइट? कितने डाइवर्स ग्रुप्स हैं जो रहते हैं। अब वो डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हो इस टाइम से ही शुरू हो गया है। कहीं-कहीं प्राकृत लैंग्वेज बोली जा रही है, कहीं एरामिक बोली जा रही है, कहीं ग्रीक लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है। तो अशोका इस चीज़ से काफ़ी हद तक अवेयर है कि जो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें अलग-अलग तरीके के लोग रहते हैं, जिनको अलग-अलग लैंग्वेजेस बोलनी
बोलनी आती है, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ वो समझते हैं और इसी वजह से जो उनके इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो ये दिखाता है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कितना फ्लेक्सिबल था और वो इस चीज़ से अवेयर थे कि क्या लोकल ट्रेडिशंस हैं और कौन-सी लैंग्वेज कहाँ पर बोली जाती है, कौन से लोग हैं जो कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, ये चीज़, ठीक है? इसके बाद है आपका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। तो देखो, अशोका के इंस्क्रिप्शन ना बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं हम लोगों को, अशोका के करियर के बारे में बताते हैं, ठीक है? फिर उनके डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में हमको पता चलता है, उनके आइडियाज़ के बारे में पता चलता है, कैसे वो अपना गवर्नेंस सँभालते थे, उसके बारे में पता चलता है और एक्सटेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर यानी कि मौर्यन एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसके बारे में पता चलता है, ठीक है? तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है अर्लीस्ट कॉर्पस ऑफ रिटन पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री यानी कि जो आज हम लोग देखते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे लॉज़ हैं, रिटन फॉर्म में लिखे हुए हैं, राइट? क्यों रिटन फॉर्म में लिखे हुए हैं? ताकि कल की डेट में कोई क्राइम अगर सेम पर्सन कमिट कर रहा है, उसको सज़ा मैंने दी है, 10 साल बाद किसी ने किया है या कल परसों किसी ने कर दिया है, तो मुझे पता रहे मुझे ये चीज़ ये उसको सुनाना है सज़ा, ठीक है? तो इस तरीके का जो आप देखोगे ना सिस्टम, वो यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ आप देखोगे शिफ्ट फ्रॉम एलीट सेंट्रिक टू पीपल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। अब यहाँ से जो पहले आपकी एलीट सोसाइटी चलती आ रही थी, जो राजा भी थे, जो आपके रिपब्लिक्स भी थे, जहाँ पे बहुत सारे राजा एग्जिस्ट किया करते थे, वहाँ पे एलीट क्लास का इन्फ्लुएंस होता था, राइट? यहाँ से वो एलीट सेंट्रिक से शिफ्ट हो जाएगा पीपल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन में, ठीक है? लोग यहाँ पे जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, उसी लैंग्वेज में ये इंस्क्रिप्शन है, जिससे लोग समझ सके। तो यहाँ पे कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं है। यहाँ पे राजा को पता है कि लोगों को क्या चाहिए और लोगों को किस तरीके से वो चीज़ प्रोवाइड करनी है, ठीक है? तो यहाँ से एलीट सेंट्रिक से पीपल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद है आपका इम्पैक्ट ऑफ द कलिंग वॉर। तो जब अशोका के पास गया था ना मगध का एम्पायर, तो वो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा एम्पायर था, काफ़ी एस्टैब्लिश्ड एम्पायर था। पर कलिंग कलिंग आपका जो आज हमारा मॉडर्न उड़ीसा है ना, वो आपका एरिया कलिंग था, ठीक है? तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया था। क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि एक तो वो कोस्ट से बाउंड्री आपकी शेयर करता था, तो आपका ट्रेड वगैरह कुछ अगर हमें करना है इंटरनेशनली, तो वो रूट हमें ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली वो एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट था और वो एरिया ना मौर्य के कंट्रोल से बाहर था, ठीक है? तो मौर्यंस की पावर नहीं थी वहाँ पे और कलिंग आपका एक इंडिपेंडेंट स्टेट था और पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, ठीक है? नाउ अब बात यहाँ पे ये है कि इंडिपेंडेंट है वो कलिंग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पॉलिटिकली, कोस्ट से बॉर्डर शेयर करता है, ट्रेड के लिए अच्छा है, इकोनॉमी मेरी अच्छी हो जाएगी। तो अब अशोका का इंटरेस्ट था कि वो कलिंग को एक्वायर करेगा, ठीक है? और इसी वजह से आपका अशोका ने डिसाइड किया कि अब जो है ना उसको एक मेजर वॉर लड़नी पड़ेगी अपने ऋण में, कलिंग को अगर उसको अपने अंदर एस्टैब्लिश करना है तो। अब कैसे इस कलिंग वॉर ने इम्पैक्ट डाला था अशोका के ऊपर ये देखते हैं। तो बैकग्राउंड समझते हैं। तो बेसिकली जो भी आपके डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज़ थी ना, अशोका के रूल के बाद के फेज़ में यानी कि जब अशोका का ऋण खत्म हो गया, उसके बाद जो भी आया मगध में पूरा वो उनके लॉज़, एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी ये सभी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस थी काफ़ी ज़्यादा। तो बुद्धिस्ट वैल्यूज़ का हमें इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होगा वो भी बताऊँगी मैं आपको। पर बुद्धिस्ट वैल्यूज़ जैसे कि अहिंसा हो गया, दया हो गया, टॉलरेंस हो गया, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी कलिंग वॉर के बाद स्पेशली, ठीक है? तो हुआ क्या जब आपका अशोका बना ना राजा मगध का, उसके बाद छोटे-मोटे वॉर्स तो आपको पता है होते रहते हैं इधर-उधर, वो सब ठीक था। लेकिन उसके राजा बनने के बाद जो मेजर वॉर उसने लड़ी ना, उस वॉर का नाम है ये कलिंग वॉर, ठीक है? अब ये क्यों इतना मेजर था इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो इस वॉर से क्या-क्या डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है? तो अशोका ने ना ये चीज़ ना खुद अपने इंस्क्रिप्शन में दिए हैं, खुद 13th मेजर रॉक एडिक्ट जो है ना, वो इस चीज़ की बात करता है कि उस वॉर में ना तकरीबन 1 लाख लोग मारे गए थे, बहुत लोग मर गए थे। आपके 1.5 लाख जो थे प्रिज़नर्स कैद कर लिए गए थे 1.5 लाख लोगों को। अब ये जो फिगर है ऐसा माना जाता है कहीं-कहीं कि एक्ज़ैजरेटेड भी है और इस 100,000 यानी कि इस 1 लाख नंबर को काफ़ी ज़्यादा क्लीशे भी बताया जाता है कई बार अशोका इंस्क्रिप्शन पे जो लिखा हुआ है। बट इस वॉर का रिज़ल्ट ये आया था कि बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा नंबर में ह्यूमन्स मार दिए गए थे। ह्यूमन सफरिंग बेसिकली बहुत ही मैसिव हमें यहाँ पे देखने को मिला था। इसके बाद है आपका अशोकाज़ रिमॉर्स। तो इस वॉर के बाद हुआ क्या ना लाखों लोग मरे पड़े हैं, गाँव काफ़ी ज़्यादा जल गए हैं और काफ़ी सोल्जर्स बल्कि सोल्जर्स ही नहीं जो आपके ब्राह्मण प्रीस्ट थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, ये सभी मारे गए हैं, ठीक है? सभी घर से बेघर हो गए हैं, सभी अलग कर दिए गए, काफ़ी सारे बच्चे फैमिली से अलग हो गए हैं, बिछड़ गए हैं, ठीक है? तो ये सब जब अशोका ने देखा, इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट उनको पहुँचा और इस चीज़ से ग्रीफ, मॉरल एंग्विश एंड रिमोर्स ये चीज़ हुई। बेसिकली हुआ क्या ना,
वॉर सिर्फ आप देखो तो राजा वर्सेस राजा नहीं था यहाँ पे, बल्कि जो रिलीजियस और जो पीसफुल लोग थे, जो अच्छे से रह रहे थे अपने-अपने घरों में, उन लोगों ने भी सफ़र किया, ठीक है? और उस टाइम की सोसाइटी ना ब्राह्मण्स को काफ़ी ऊपर मानती थी, ठीक है? कि पढ़ाने वाले लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा धार्मिक लोग हैं, अपने रिचुअल्स को फ़ॉलो करते हैं, तो हमें इन लोगों को नहीं वो करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, इस तरीके से। और उस टाइम पे ब्राह्मण्स और मॉन्क्स ने भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया था। तो ये जो चीज़ थी ना, मतलब वॉयलेंस आपका इतना ज़्यादा पहुँच गया था कि इन लोगों को भी डिस्टर्बेंस होने लग गया, ये थॉट प्रोसेस हो गया था अशोका का, ठीक है? तो अब जब लोग मारे गए हैं, टॉर्चर हुआ है, फैमिलीज़ अलग-अलग हो गई हैं, तो ये जो वॉर है ना, वो अब आपका एक लिमिट जो है वो क्रॉस कर चुकी है, ठीक है? और इस चीज़ को ना अशोका ने खुद अपने 13th रॉक एडिक्ट पे ये चीज़ लिखवाई है कि उन लोगों को भी दुःख हुआ जो अपने टीचर्स, रिलेटिव्स, सर्वेंट्स सबके साथ शांति से रह रहे थे और इस चीज़ ने उनको काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट किया, ठीक है? और अशोका को ये रियलाइज़ हुआ कि जो लोग उनके खिलाफ नहीं थे, जो सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, उन लोगों ने भी उनके ऑर्डर्स की वज़ह से सफ़र किया, ठीक है? और यहीं से उनका ग्रीफ़, उनका गिल्ट ये चीज़ शुरू हो गई। ग्रीफ़ का मतलब क्या होता है? पर्सनल दुःख, ठीक है? तो अशोका को जो जितने लोग आपके मर गए, उनका दुःख था, फैमिलीज़ जो बिछड़ गई, टूट गई, उसका दुःख था काफ़ी ज़्यादा। मॉरल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि मैंने गलत किया, वो वाली जो फीलिंग थी ना मतलब मैं जीत गया, पर क्या ये जीत मुझे सही कंडीशंस पे मिली है, ठीक है? तो ये उनके अंदर काफ़ी मॉरल क्वेश्चन चल रहा था और रिमोर्स रिमोर्स यानी कि रिग्रेट हो रहा है, प्लस फ्यूचर चेंज करना चाह रहे हैं वो। तो ये चीज़ था, तो उनको सिर्फ़ दुःख ही महसूस हो रहा था, अपनी गलती मान रहे थे वो और वो ये चीज़ सोच रहे थे कि अब फ्यूचर में इस चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है? तो ये जो इवेंट था ना, ये उनका एक तरीके से टर्निंग पॉइंट था, ठीक है? तो पहले अशोका एक टिपिकल मौर्यन किंग थे, वॉर वगैरह पे जाते थे जो कि एक नॉर्मल आपका पॉलिटिकल टूल है, ठीक है? उस तरीके से ट्रीट करते थे। लेकिन कलिंग के बाद ना अशोका के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट आया, उन्होंने ये सोचा जीत सिर्फ़ ज़रूरी नहीं है कि मैंने लड़ लिया, हो गया, मार कटाई हो गई तो जीत हो गई, नहीं। बल्कि लोगों का दिल जीतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये उनके माइंड में थॉट आ गया, ठीक है? और यही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है इस वॉर ने अशोका के ऊपर डाला, ठीक है? इसके बाद आ जाओ शिफ्ट इन स्टेट पॉलिसी। तो अशोका ने जो भी आपके फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट वाली पॉलिसीज़ थी ना, फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या है कि जो भी लड़ाइयाँ तलवार से, आर्मी से, वॉर वगैरह से आप जीत रहे हो ना, उस चीज़ को अबैंडन कर दिया। मतलब कि अशोका ने डिसाइड किया कि अब जो है ना अगर मुझे किसी राज्य को कॉन्क्वेस्ट करना होगा ना, तो मैं लड़ाई नहीं करूँगा बल्कि मैं लोगों का दिल जीतूँगा और उस चीज़ से वो राज्य अपने आप मेरे अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये उनकी थिंकिंग प्रोसेस आ गई थी, ठीक है? तो बेसिकली उन्होंने फाइनली कल्चरल एंड मॉरल कॉन्क्वेस्ट वाली पॉलिसी अपना ली और अब ये सोचा कि कोई एक्सपेंशन वॉर्स नहीं होगी, कोई किलिंग नहीं होगा, कोई एम्पायर बिल्डिंग नहीं होगा, अगर होगा भी तो लोगों का दिल जीत के होगा, दैट्स इट, ठीक है? नाउ सिम्बॉलिकली पहले आपका था भेरी घोषा साउंड ऑफ वॉर ड्रम्स यानी कि पहले जो नहीं होता था घोषणा लड़ाई की, डम 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 ऐसे करके कि लड़ाई पे जा रहे हैं, तो वो मिलिट्री विक्ट्री या वॉर पे जाना हो, तो इसका साउंड होता था, ठीक है? लेकिन अब इस चीज़ को रिप्लेस कर दिया गया आपका धामा घोष यानी कि प्रोक्लेमेशन ऑफ धामा यानी कि अब जो है ना मॉरल और कल्चरल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, धामा को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, धामा को भी डिस्कस करेंगे, धामा क्या है? लेकिन अब इस चीज़ से लोगों का दिल जीता जाएगा, अब ये चीज़, ये आइडियोलॉजी हम अपनाएँगे, ठीक है? इसके बाद आ जाओ 13th मेजर रॉक एडिक्ट जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया, तो ये आपका बताता है इम्पैक्ट ऑफ कलिंग वॉर इज़ बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन मेजर रॉक एडिक्ट 13 तो जो भी कलिंग वॉर का जो भी इम्पैक्ट है वो इसमें वो किया गया है। अशोका ने बताया कि कैसे उन्होंने कलिंग को कॉन्क्वेस्ट किया, एक्सप्रेस किया डीप रिग्रेट ओवर किलिंग्स, डेपोटेशन एंड सफरिंग इन सब के ऊपर उन्होंने बताया क्या उनका फीलिंग था, उनको बहुत रिग्रेट होता है, ये सारी चीज़ें। और उन्होंने बोला कि इवन अ फ्रैक्शन ऑफ सच सफरिंग इन फ्यूचर वुड वेइ हेवीली ऑन हिज माइंड मतलब कि अगर फ्यूचर में थोड़ा-सा भी दुःख ऐसा दुःख हुआ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा। तो बेसिकली मैं दोबारा ऐसा दुःख नहीं देखना चाहता, मैं दोबारा ऐसा दुःख बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। ये उनके कहने का मतलब था। तो उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट था जो कलिंग वॉर में जितना भी नुकसान हुआ, जितने लोग मारे गए उस चीज़ को लेके, ठीक है? तो अशोका ने इसके बाद डिक्लेयर किया विक्ट्री ऑफ धामा एज़ द फॉरमोस्ट फॉर्म ऑफ विक्ट्री यानी कि अशोका नाउ अपील्ड टू हिज सब्जेक्ट्स आइडियोलॉजिकली रादर देन मिलिटरीली यानी कि अशोका पहले ना लड़ाई-वड़ाई करके कोई कॉन्क्वेस्ट करना है, क्या करना है, ऐसे करते थे। लेकिन अब ये आइडियोलॉजी के हिसाब से करते हैं, लोगों को धामा के बारे में बता के, नॉन वायलेंस का प्रचार करके, इस तरीके से हार्मनी से मतलब वो चीज़ें अटेन करते हैं। तो बेसिकली इन्होंने लोगों से बोला ओबे द किंग एज़ फादर अपने राजा को अपने फादर की जगह पे देखो, ठीक है? अपना सारा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस उसको दो और ऑफिशियल्स को ये बोला
कि आप प्रोपेगेट करो धामा को अमंग सिटीजन्स, फ्रंटियर, ट्राइबल कम्युनिटीज, इन सभी में धामा का प्रचार करो, ठीक है। इसके बाद है आपका फॉरेन पॉलिसी आफ्टर कलिंग वॉर। अब इस वॉर के बाद काफी कुछ चेंज हो गया। अब अशोका ने डिसाइड किया कि अब ना वो किसी फॉरेन टेरिटरी पे हमला नहीं करेंगे, ठीक है। पहले क्या था, मॉडर्न रूलर्स आपके क्या करते थे, फॉरेन लैंड को जीतने का टारगेट बनाते थे कि इस लैंड को अपने अंदर शामिल करना है। बाद में जो आपके फॉरेन लैंड्स है ना, अशोका ने बोला वो हमारे एनिमी नहीं है बल्कि हमारे नेबर्स है। पहले उनको एनिमी की तरह देखा जाता था और उनका जो भी एरिया है वो अपने अंदर एक्वायर करने का सोचा जाता था। लेकिन अशोका ने इस थॉट प्रोसेस को चेंज किया और बोला कि वो एनिमी नहीं है, नेबर्स है जिनके साथ हमको बहुत ज़्यादा पीसफुल समझौते बना के रहने हैं, ठीक है? और ये जो उनका तरीका था दूसरे लैंड को कंप्लीटली अपने अंदर एक्वायर करना, कॉन्क्वेस्ट करना, इस एक्सपेंशन को उन्होंने परमानेंटली छोड़ दिया, ठीक है? एंड ही टूक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स फॉर अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या है? पहली बार ऐसा हुआ कि अशोका ने सिर्फ अपने लोगों के बारे में नहीं सोचा बल्कि जो फॉरेन कंट्रीज में जो लोग रह रहे हैं, जो एनिमल्स रह रहे हैं, उनके भले के बारे में भी सोचा, ठीक है? वेलफेयर ऑफ मेन एंड एनिमल्स इन फॉरेन लैंड्स। और उन्होंने क्या किया, जो आपके मेडिसिनल प्लांट्स होते थे, जो आपके धामा का मैसेज होता था, ह्यूमन ट्रीटमेंट वगैरह जो होता था, उस चीज़ को प्रमोट किया और जो भी उनके आस-पास के नेबर्स थे, उनको ये चीज़ें भेजी गई, ठीक है? इसके बाद है ही सेंट एम्बेसडर्स ऑफ पीस टू ग्रीक किंगडम्स इन वेस्ट एशिया, ग्रीक्स। तो बेसिकली जो आपके एम्बेसडर्स होते थे ना, अशोका ने क्या किया, सोल्जर्स नहीं भेजे, बल्कि जो पीस मैसेंजर्स होते हैं ना, वो भेजे। उनका काम था, आप धामा के बारे में बताओ और फ्रेंडली रिलेशंस जो है ना, वो एस्टैब्लिश करो उन टेरिटरी के साथ, ठीक है? और इन पॉलिसीज को बोला गया अशोकन इंस्क्रिप्शंस, ठीक है? तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस में हम लोगों को जो देखने को नाम मिलते हैं, वो वेस्ट एशिया एंड ग्रीस का नाम देखने को मिलता है। तो जो भी अशोका की पॉलिसीज थी, जो भी उनकी लर्निंग्स थी ना, वो अशोका ने खुद इंस्क्रिप्शंस पर लिखवाए हैं, ठीक है? धामा के बारे में लिखवाया है। इसी वजह से जो हिस्टोरियंस है ना, वो इस चीज को काफी ज्यादा रिलायबल एविडेंस मानते हैं, ठीक है? इसके बाद है आपका स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन अशोका ने सेंड किए थे मिशनरीज श्रीलंका एंड सेंट्रल एशिया में, ताकि वो लोग बुद्धिज्म के बारे में समझे, नॉन वायलेंस के बारे में समझे, अहिंसा को प्रमोट करें, ठीक है? और इस चीज का हमको इंस्क्रिप्शनल एविडेंस भी देखने को मिलता है जो कि कंफर्म करता है कि अशोका ने इनिशिएटिव लिया था और लोगों को भेजा था श्रीलंका में, सेंट्रल एशिया में धामा को प्रमोट करने के लिए, ठीक है? तो अशोका का ये एम था कि वो अपना इन्फ्लुएंस जो है एक्सटेंड करे, लेकिन मॉरल परसुएशन की तरह, प्रोपेगेंडा की तरह नहीं। कोई फोर्स्ड वो नहीं होना चाहिए कि आपको ये रूल, इस राजा का रूल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं। बल्कि आपको अशोका के बारे में पता होना चाहिए, उनके फ्रेंडली रिलेशंस के बारे में, धामा के बारे में, नॉन वायलेंस। ये उनका अल्टीमेट गोल बन गया था कि लोगों के बीच में ना एक पीस मेंटेन रहे, ठीक है? इसके बाद है आपका नॉट एन एक्सट्रीम पैसिफिस्ट, ठीक है? तो पहले ना पैसिफिस्ट का मतलब समझो। पहले पैसिफिस्ट क्या है, जो हर तरीके की वायलेंस को पूरी तरीके से छोड़ दे, उसको हम लोग कहते हैं पैसिफिस्ट, ठीक है? तो अब ऐसा नहीं है कि कलिंग वॉर के बाद अशोका जो है आपका, वो एकदम एब्सोल्यूट पैसिफिस्ट हो गए थे कि बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ये वो। देखो, एक्सट्रीम पैसिफिस्ट होते अगर वो, तो वो आर्मी हटा देते, जो उनके द्वारा जीते गए राज्य थे उनको छोड़ देते, डिफेंस भी नहीं रखते। लेकिन ऐसे नहीं थे अशोका। उन्होंने क्या किया, बल्कि अग्रेसिव वॉर छोड़ दिए, लेकिन जो उनका स्टेट था उसकी सिक्योरिटी नहीं छोड़ी उन्होंने, ठीक है? कोई अगर उनसे आके वॉर करेगा, कुछ करेगा, तो उसका जवाब वो देंगे, ठीक है? और ये चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल भी था। उन्होंने कलिंग वगैरह जीत लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कलिंग जीतने के बाद जब उनको इस चीज़ का एहसास हुआ तो कलिंग उन्होंने वापस कर दिया, बिल्कुल नहीं। कलिंग आपका मगध का ही पार्ट बना, ठीक है? और ऐसा इसीलिए किया उन्होंने ताकि यूनिटी मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि अगर वो सब कुछ छोड़ दें, तो वो राज्य तो पूरा बिखर जाएगा ना। उनका अल्टीमेट एम ये हो गया था नॉन वायलेंस, लोगों को सिखाना, ठीक है? लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती कुछ करेगा, कोई वॉर वगैरह करेगा, तो उसका जवाब भी वो देते थे, ठीक है? और हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि अशोका ने पूरी आर्मी डिसॉल्व कर दी थी, सोल्जर्स हटा दिए थे, ऐसा नहीं है। आर्मी आपकी बनी रही डिफेंस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। हाँ, अटैक नहीं करते थे अब, कोई राज्य कॉन्क्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन आर्मी थी। लेकिन जो अग्रेशन था ना उनका, वो उन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है? तो ये है, ठीक है? इसके बाद इधर आ जाओ नेक्स्ट, लॉ ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अशोका ने क्या किया, राजूकास इनको अपॉइंट किया, ये आपके न्यू ऑफिशियल्स थे। इनका काम ये था लोगों को बताना, लोगों को समझाना, आपस में अगर कोई उनका झगड़ा हो रहा है उसको सॉल्व करना, ठीक है? तो अशोका ने डायरेक्टली ना इन्हें अथॉरिटी दे दी थी और इनको जस्टिस करने के लिए भी बोल दिया था, ठीक है? तो अगर कोई अच्छा काम करेगा उसको रिवॉर्ड दो, कोई बुरा काम करेगा उसको आप पनिशमेंट भी दो, ठीक है? तो डायरेक्ट अथॉरिटी इनको दे दी ताकि जस्टिस आपका फास्ट हो सके, इफेक्टिव हो सके। साथ ही जो आपके ट्राइबल पीपल थे ना, उनको ये एडवाइस दिया गया कि आप ना धामा को फॉलो करो, वॉयलेंस छोड़ दो, सोशल हार्मनी रखो। लेकिन साथ में वार्निंग भी दी गई कि अगर आप कोई गलत काम करते हो, जैसे चोरी वगैरह कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक कर रहे हो, आपका इमोरल बिहेवियर है, तो उसमें आपको पनिशमेंट भी दी जाएगी, ठीक है? तो ये आपका दिखाता है कि एक बैलेंस था मॉरल गवर्नेंस में एंड स्टेट अथॉरिटी में, ठीक है? मतलब कि अशोका सिर्फ आपको समझाते ही नहीं थे, ठीक है? बल्कि समझाने के बाद अगर कोई नहीं समझ रहा है तो उसको पनिशमेंट भी देते थे, ठीक है?
तो पहले आप मॉरली एडवाइस कर रहे हो कि धामा को फॉलो करो, और अगर आप नहीं चल रहे हो, नहीं अपना मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट कैरी कर रहे हो, तो उनको पनिशमेंट भी दी जाती थी, ठीक है? ठीक है, इसके बाद है आपका आउटकम ऑफ अशोकास पॉलिसी। अब जो भी अशोका द्वारा अपनाई गई नई-नई पॉलिसीज़ थी, उसका रिजल्ट क्या आया? तो अशोकास पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन प्रूव्ड सक्सेसफुल, यानी कि जो कंसोलिडेशन उन्होंने किया था कि एम्पायर को जोड़ के रखना है, स्टेबल बनाना है, लड़ाई-झगड़ा नहीं करना है, ये काफ़ी सक्सेसफुल था। अशोका ने वॉर कम कर दिए, धामा का यूज़ किया, और उससे ना एम्पायर जो टूट सकता था, वो टूटने के बजाय और ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है? इसके बाद है द कंधार इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू सक्सेस ऑफ हिज धामा पॉलिसी। इस इंस्क्रिप्शन में इनकी धामा पॉलिसी कितनी ज्यादा सक्सेसफुल रही उसका जिक्र है। इस इंस्क्रिप्शन में इनकी जो धामा पॉलिसी है वो हंटर्स, फिशरमैन, इनके बीच में कितनी ज्यादा सक्सेसफुल रही इसका जिक्र है। ये जो ग्रुप है ना, इन्होंने ये लोग एनिमल्स को मारते थे, राइट? हंटर्स थे, फिशरमैन थे, वो इन्होंने छोड़ दिया और एक सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ जो है ना वो जीना शुरू कर दिया था, ठीक है? तो इतना बढ़िया इन्फ्लुएंस था धामा का इनके ऊपर, और वो किसकी वजह से था? अशोक की वजह से था। इसके बाद है आपका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। तो कलिंग वॉर ने एक काफी बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया था अशोका की आइडियोलॉजी में। इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट ला दिया था जो कि था धामा, ठीक है? नॉन वायलेंस, कि नॉन वायलेंस से भी आप अपनी गवर्नेंस जो है चला सकते हो, लोगों को साथ में जोड़ के रख सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली अशोका ने कलिंग वॉर के बाद मॉरल परसुएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी कि आप अपना मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट बढ़िया रखो, लड़ाई झगड़ा मत करो, अहिंसा की तरफ जाओ, और ये पीस के साथ रहो, ठीक है? साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की जो इन चीजों का पालन नहीं कर रहा है, जो लोग नहीं सुन रहे हैं, वॉयलेंस कर रहे हैं, कंटिन्यूअस चोरी वगैरह कर रहे हैं, जो क्राइम नहीं करनी चाहिए वो क्राइम करें, तो फिर उनको पनिशमेंट भी दी जाएगी, ठीक है? और इसी क्वालिटी की वजह से वो जो है ना मोस्ट इनोवेटिव रूलर जो है बन गए थे वर्ल्ड हिस्ट्री के, ठीक है? तो ये था पूरा आपका अशोका को लेके। एक बार फटाफट से ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो हमने क्या क्या देखा? हमने ये देखा कि पहले कैसे आपका जो मगध था वो आपका मौर्यन रूल के अंदर आ गया, राइट? मौर्यन रूल में किसके अंदर आया? चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर आया। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कैसा इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन, कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, ये हमने समझा था। देन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए उनके बेटे का क्या नाम था? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हमने आज ही डिस्कस किया है। फिर उनके बेटे के बाद आए नेक्स्ट आपके अशोका, ठीक है? और अशोका ने क्या किया? पहले तो बहुत वायलेंस किया, अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको संभाला, एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग किया, मगध को और एक्सपैंड किया, बहुत बढ़िया किया। लास्ट में जो कलिंग वॉर की उन्होंने, उस कलिंग वॉर ने उनका पूरा पर्सपेक्टिव लाइफ को लेके चेंज कर दिया। बहुत वायलेंस उन्होंने देखा, फिर उनको रिग्रेट हुआ इस चीज का, और फिर उन्होंने लास्ट में पॉलिसी अपनाई जिसका नाम क्या था? धामा, ठीक है? कि आप नॉन वायलेंस के साथ रहो, पीस के साथ रहो, आपस में जुड़ के रहो, और ऐसे करके भी हम एक सिस्टम, एक गवर्नेंस को चला सकते हैं, ठीक है? लेकिन उन्होंने वायलेंस पूरे तरीके से छोड़ा नहीं था। कोई अगर वॉर कर रहा है, नहीं मान रहा है, तो उसको पनिशमेंट वगैरह भी देते थे, ठीक है? तो ये था आपका अशोका को लेके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल पॉलिसी एंड बुद्धिज्म, ये हम लोग करने वाले हैं पार्ट 3 में कवर। ये है हमारा चैप्टर नंबर 18 द मॉरियन एज, और ये चैप्टर नंबर 18 का पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट्स चैप्टर 18 के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है? तो बेसिकली आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा समझते हैं कि हम लोग आज करने क्या वाले हैं। देखो, यहाँ पे बना देती हूँ मैं। तो ये है हमारा इंडिया का करंट मैप, ठीक है? आप सिनेरियो समझो, स्टार्टिंग से पूरा एकदम समझते हैं हम लोग। मगध को लेके बात चल रही है तो, ठीक है? क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा मौर्यन एज, इसके ऊपर है, जिसमें मगध जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? मगध के ऊपर ही जो मौर्यंस थे उन्होंने रूल किया था काफी टाइम तक। नाउ अब ये वाला आपका एरिया है जो आपका बिहार और थोड़ा ईस्टर्न यूपी वाला एरिया है, जो आपका मगध स्टार्ट हुआ था ऐसे, ठीक है? नाउ मगध आपका शुरू कैसे हुआ था? तो पहले आपका 16 महाजनपद थे जो मिल गए थे आपस में, उसके बाद जाके आपका मगध फॉर्म हुआ था, जिसमें आपका साउथ बिहार वाला एरिया, ईस्टर्न यूपी वाला एरिया, गंगा वैली वाला एरिया, ये एरिया जो थे जुड़े हुए थे, ठीक है? और पहले मगध का कैपिटल क्या था? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग, मगध का पहला कैपिटल एग्जैक्टली क्या था, ठीक है? पाटलिपुत्र तो बाद में हुआ ना, पर उससे पहले मगध का कोई कैपिटल था, वो पहला कैपिटल मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है? नाउ अब कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि जो मगध वाला एरिया है ना, यहाँ पे आयरन आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट हो गया था उस टाइम के हिसाब से। नाउ यहाँ पे आयरन के रिसोर्सेज हैं, जिनके थ्रू वेपन्स बनाना, टूल्स बनाना काफी ज्यादा इजी है। आयरन के माइंस है यहाँ पे काफी ज्यादा। प्लस यहाँ पे गंगा नदी है, ठीक है? गंगा नदी के अलावा भी छोटी छोटी नदियां हैं जहाँ पे आपको पीने का पानी मिलेगा। साथ ही अब ये जो एरिया है ना, इस एरिया की जो जमीन है काफी ज्यादा फर्टाइल है, ठीक है? जिसपे आप आसानी से खेती कर सकते हो। तो बेसिकली अब एक जगह पे इंसान को रहने के लिए जो चीजें चाहिए वो सभी चीजें यहाँ पे प्रोवाइडेड है, राइट?
नाउ इसी वजह से ये जो एरिया है ना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था आपका एंशिएंट टाइम में, ठीक है? अब बात करते हैं कि यहाँ पे एग्ज़ैक्टली कैसे-कैसे डायनेस्टीज़ आपकी आई थी। तो पहली डायनेस्टी थी जिसने मगध पे रूल किया था वो था आपका बृहद्रथा डायनेस्टी, ठीक है? बृहद्रथा के बाद आती है आपकी हर्यंका डायनेस्टी, ठीक है? हर्यंका डायनेस्टी ने भी काफ़ी अच्छा रूल किया। हर्यंका के बाद कौन आते हैं आपके शाइशुंगा डायनेस्टी, ठीक है? शाइशुंगा डायनेस्टी के बाद कौन आते हैं आपके नंदा डायनेस्टी एंड देन नंदा डायनेस्टी के बाद आते हैं आपके मौर्यंस। तो ये था पूरा आपका मगध का स्ट्रक्चर, कितने एम्पायर्स ने किस-किसने रूल किया है मगध के ऊपर। और जैसे-जैसे मगध आगे बढ़ता चला गया है ना अलग-अलग डायनेस्टीज में, वैसे-वैसे मगध आपका ग्रो हुआ है, ठीक है? स्पेशली आपका नंदा और मौर्यन एज में तो मगध ने बहुत ही बढ़िया मतलब बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया था। ऑलमोस्ट आपका अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, चाइना जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला एरिया है वो आपका मगध के अंदर आ गया था, ठीक है? तो बेसिकली मौर्यंस ने इतना एरिया जो है वो कैप्चर कर लिया था। तो ये था पूरा मगध को लेके। अब आ जाओ इधर, तो हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर्स में नंदा डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया था, सब पढ़ लिया था, मगध हम लोगों ने थोड़ा बहुत समझ लिया था। अब हमने ये समझा कि मगध में आपके जब नंदा डायनेस्टी चले गए, तो नंदा को ओवरथ्रो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर जो है वो आपका एस्टैब्लिश किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या उनका बैकग्राउंड था, कैसे उन्होंने ये स्टार्ट किया और उन्होंने किस तरीके से पूरा मगध एम्पायर एस्टैब्लिश किया, ये हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिया था, ठीक है? फिर था आपका इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन, वही मतलब उनके टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था वो हमने समझा था। इसके बाद आते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसारा और बिंदुसारा के बाद आते हैं आपके अशोका, ठीक है? नाउ अब अशोका की अर्ली लाइफ कैसे थी, कैसे वो किंग बने, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था, ठीक है? इसके बाद अशोका वाज द फर्स्ट किंग जिन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस बनवाए थे। इंस्क्रिप्शन क्या है? तो उनको बेसिकली कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अगर देना होता था ना, बताना होता था लोगों को कि ये रूल्स हैं, आज से ये चीजें लागू हो रही हैं, तो वो उस चीज को किसी पत्थर पे, किसी बड़े पिलर पे लिखवा देते थे ताकि लोगों तक वो बातें पहुंच सके, कोई मीडियोकर ना आए बीच में, ठीक है? अब यहाँ पे बात ये है कि जैसे हमारा इंडिया है आज, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि इंडिया इतना ज्यादा डाइवर्स है, हमारे इतने अलग अलग स्टेट्स हैं, हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हर स्टेट का अपना अलग अलग पहनावा है। ये चीज आपका मौर्यन टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है? तो जब आपका मौर्यंस ने पूरा मगध एस्टैब्लिश किया था, पूरा फैला रहे थे टेरिटरीज अपनी, तो उस टाइम में ना ग्रीक भी थे यहाँ पे, प्लस यहाँ पे कुछ आर्यंस भी रह रहे थे, प्लस यहाँ के कुछ ट्राइबल ग्रुप्स भी रह रहे थे। तो उस टाइम में भी काफी लोग थे जो अलग-अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, जिनका अलग-अलग पहनावा था और इस चीज से अशोक काफी हद तक वाकिफ थे, ठीक है? तो उनको ये चीज पता थी। तो उन्होंने क्या किया था, जब भी वो इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे ना, तो अब जैसे उनको पता है जो आज का हमारा गुजरात वाला एरिया है या पंजाब वाला एरिया, वो ग्रीक के कंट्रोल में था, ठीक है? तो वहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज से लोग ज्यादा अवेयर थे। तो वो जो पिलर पे कुछ इंस्क्रिप्शंस आप लिखवा रहे हो, तो वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखवा रहे हो। तो जो भाषा जहाँ के लोकल लोग जानते थे ना, वो उसी भाषा में इंस्क्रिप्शंस अपने लिखवाते थे, ठीक है? एंड इंस्क्रिप्शन क्योंकि अब अशोक ने लिखवाए हुए हैं, तो ये मोस्ट रिलायबल रिसोर्स है हमारे लिए एंशिएंट हिस्ट्री को जानने के लिए, ठीक है? तो ये था। इसके बाद हमने समझा कि कैसे जो कलिंग वॉर था, कलिंग यानी कि जो हमारा मॉडर्न डे उड़ीसा है वो वाला एरिया, उस वॉर ने अशोका की थिंकिंग को कंप्लीटली चेंज करके रख दिया। पहले के जो किंग्स होते थे ना, उनको ये लगता था कि मेरी जितनी बड़ी टेरिटरी होगी ना, मैं उतना ज्यादा पावरफुल होऊंगा, ठीक है? लेकिन अशोका ने ये चीज रियलाइज किया कलिंग वॉर के बाद कि जो मेरे नेबर्स हैं उनके साथ में शांति से यानी कि पीसफुल समझौते बना के भी रह सकता हूँ। फिर उन्होंने धामा को काफी प्रमोट किया। धामा यानी कि नॉन वायलेंस हो गया, किसी का नुकसान मत करो, सच्चाई के रास्ते पे चलो, वगैरह वगैरह, पीसफुल एक साथ होके रहो, ट्रूथफुलनेस के साथ रहो। और ये चीज उन्होंने काफी कोशिश की कि ये जो आइडियोलॉजी है ये लोगों के अंदर इनकलकेट किया जाए ताकि लोग वायलेंस छोड़ दें, ठीक है? तो ये इम्पैक्ट रहा आपका कलिंग वॉर का। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास जो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, वो है इंटरनल पॉलिसी एंड बुद्धिज्म, ठीक है? तो बेसिकली मेरा ये पूरा बैकग्राउंड समझाने के पीछे का रीजन ये था ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इस चैप्टर में क्या चल रहा है, कैसे हम लोगों ने कवर किया, ठीक है? आज का ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इंटरनल पॉलिसी एंड बुद्धिज्म। तो बेसिकली अब देखो अशोका का जो माइंडसेट है कंप्लीटली चेंज हो चुका है, वो कंप्लीटली नॉन वायलेंस के रास्ते पे जा चुके हैं, लोगों को वो चीजें सिखा रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अशोका ने ना वायलेंस कंप्लीटली छोड़ा नहीं है, ठीक है? एक ये बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोगों को ये लगता है कि क्योंकि अशोका बुद्धिस्ट बन गए थे तो उन्होंने जो भी उनका पूरा राज्य था सभी को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया था, सभी के ऊपर अपनी आइडियोलॉजीज थोप रहे हैं और बिल्कुल वायलेंस नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ था। हुआ क्या था,
अशोका ने नॉन वायलेंस का रास्ता ज़रूर चुन लिया था, लेकिन उनको ये चीज़ पता है कि एज़ अ किंग ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उनके लोग हैं, उनका जो राज्य है, वो सेफ रहे। अगर वो अभी बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्होंने अगर नॉन वायलेंस का रास्ता चुन लिया और अपना राज्य छोड़ दिया, तो ये पूरा राज्य आपका स्कैटर हो जाएगा, ठीक है? टूट जाएगा टुकड़ों में। इस वजह से उन्होंने ये थिंकिंग रखी कि उन्होंने चाहा ये कि क्यों ना मैं लोगों के अंदर मॉरली ये चीज़ ला दूँ कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वॉयलेंस नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी सोच के रखा था कि अगर कोई नेबर है, ठीक है? और उसके साथ हमारा नहीं कोई वॉर जैसी कोई सिचुएशन नहीं है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तब तो बढ़िया है। पर अगर कोई हम पे अटैक कर रहा है ना, तो उसको छोड़ते भी नहीं थे वो, ठीक है? ताकि उनका जो राज्य है वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे। तो ये एक तरीके से बैलेंस्ड अप्रोच बना के वो चलते थे, ठीक है? उन्होंने बहुत कोशिश की कि क सिर्फ़ उनके राज्य में नहीं, बल्कि उनके राज्य से बाहर भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को भेजा, धामा का प्रचार करने के लिए। दूसरे-दूसरे जो राज्य होते थे, वहाँ पे भेजा, उनके किंग के दरबार में भेजा कि जाओ आप धामा को प्रमोट करो और बताओ कि मतलब पीस चाहते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है? लेकिन उन्होंने नॉन वायलेंस ना कंप्लीटली आपका नहीं छोड़ा था। जब अगर कोई उन पे अटैक कर रहा है, उनके लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है या फिर उनके राज्य में कोई गलत काम कर रहा है, तो उसको पनिशमेंट भी दिया जाता था, ठीक है? तो ये था आपका। तो सबसे पहला है आपका कन्वर्जन टू बुद्धिज़्म। तो जैसा कि हमको पता है कि अशोका काफ़ी डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे बुद्धिज़्म से और इसीलिए उन्होंने बुद्धिज़्म का रास्ता चुन लिया था, ठीक है? लेकिन किसी पे उन्होंने ना बुद्धिज़्म थोपा नहीं था, किसी को ज़बरदस्ती उन्होंने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करने को नहीं कहा था खुद को और वो आपके एक मॉन्क बन गए थे। उन्होंने काफ़ी लार्ज डोनेशंस भी की हैं बुद्धिस्ट संघ में, काफ़ी बुद्धिस्ट श्राइन्स बनवाए हैं उन्होंने, ठीक है? तो बेसिकली ये सारे काम उन्होंने किए हैं। साथ ही उनकी जो ये रिलीजियस जर्नी है ना, वो जो इंस्क्रिप्शन में या जिस भी चीज़ से हमको पता लगती है ना, उसका जो टाइटल जैसे इसका टाइटल है हमारा इंटरनल पॉलिसी इन बुद्धिज़्म। सिमिलरली उसका जो टाइटल है वो है धामा यात्रा। इस चैप्टर में ना अशोका के जो भी रिलीजियस बिलीफ रहे हैं, कैसे उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया, कैसे उनका माइंडसेट चेंज हुआ, ये सभी कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये ना हमको एक प्रॉपर एविडेंस दे देता है, जो ये बताता है कि एक्चुअल में ऐसा हुआ था, वॉर हुई थी जिससे वो अफ़ेक्ट हुए थे और उन्होंने बुद्धिज़्म में खुद को कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है? तो ये था और अशोका काफ़ी रिलीजियस प्लेसेस भी विज़िट करते थे। मोस्टली आपकी जो बुद्धिस्ट साइट्स होती थी, उन सभी का ज़िक्र है इस धामा यात्रास में, ठीक है? तो बेसिकली ये दिखाता है उनका पर्सनल कमिटमेंट टुवर्ड्स बुद्धिज़्म, ठीक है? इसके बाद है आपका नेक्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल्स एंड मिशनरी एक्टिविटीज़। मिशनरी एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है कि आप ना दूसरों को बता रहे हो अपने रिलिजन के बारे में, उनको समझा रहे हो कैसे आपका रिलिजन है, क्या है ये सारी चीज़ें। तो अशोका ने काफ़ी सारे मिशनरीज़ को आपका भेजा था साउथ इंडिया में, श्रीलंका में, म्यांमार में और अदर रीजन्स में बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए, धामा के बारे में बताने के लिए, ठीक है? नाउ अकॉर्डिंग टू सम बुद्धिस्ट ट्रेडिशन कहने का मतलब ये है कि ये बातें ना बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखी हुई हैं, ठीक है? अशोका के इंस्क्रिप्शन में डायरेक्टली ये चीज़ें मेंशन नहीं है, लेकिन बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये चीज़ें मेंशन है। इस वजह से अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू सम बुद्धिस्ट ट्रेडिशन अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी कंडक्ट की थी। बुद्धिस्ट काउंसिल कहने का क्या मतलब है कि जैसे आपकी एक मीटिंग होती है ना, उस तरीके की काउंसिल, उस तरीके की मीटिंग कंडक्ट करना, जिसमें आपके जो सीनियर मॉन्क्स होते हैं, वो आते हैं, वो आपको बताते हैं अपनी लर्निंग्स के बारे में। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई डिफिकल्टी लग रही है, तो आप उनसे पूछो, वो आपको गाइड करेंगे। इस तरीके से किया जाता है, ठीक है? अब आपको पता होना चाहिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने बनाई थी? अशोका ने, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है? इसके बाद इधर आ जाओ, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस। तो बेसिकली ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं आपकी ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, ये आपकी 2nd से 1st सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड से बिलॉन्ग करती हैं। ये हमको श्रीलंका में मिली हैं। ये इंस्क्रिप्शंस आपके प्रूफ हैं कि एक्चुअल में ऐसा हुआ था और ये इंडिया का इन्फ्लुएंस है श्रीलंका में जो गया है, बुद्धिस्ट जो आइडियाज़ हैं, ये अशोका ने वहाँ पे फैलाए हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का ना हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी जो है मिल गया है, जो ये चीज़ एक्चुअली प्रूव करता है। और अशोका को ना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिशनरी रूलर्स भी माना जाता है एंशिएंट हिस्ट्री का। देखो, अगर आप पढ़ोगे ना मिडल में आओगे और अभी मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, तो जो भी जैसे आपके मुगल्स रहे हैं, उन्होंने क्या किया है ज़बरदस्ती कन्वर्जन कराया है लोगों का या फिर अशोका के अलावा मतलब जो बाकी के किंग्स के बारे में भी पढ़ोगे, मेजॉरिटी ऑफ द किंग्स ने ना
ज़बरदस्ती या मिशनरी एक्टिविटीज़ की है। मिशनरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को अपने रिलिजन के बारे में बता रहे हो, राइट? और अपनी आइडियोलॉजी, अपने जो भी आपकी टीचिंग्स हैं, उसको प्रीच कर रहे हो लोगों को, शांति से समझा रहे हो, ना कि अपने आइडियाज़ को थोप रहे हो दूसरों के ऊपर, ठीक है? तो जितने किंग्स आप पढ़ोगे अभी मिडेवल में, आप देखोगे ज़बरदस्ती उन लोगों ने ये काम किए, मिशनरी एक्टिविटीज़ की हैं। लेकिन अशोका ने ऐसा नहीं किया। अशोका ने जो भी उनकी टीचिंग्स रही हैं और जो भी उनकी जो भी पर्सनल लर्निंग रही है धामा के टुवर्ड्स, उन्होंने उसको ना लोगों को समझाया है, ठीक है? किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किया है कि आप बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाओ, ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत शांति से, बहुत पीस के साथ लोगों को ये चीज समझाई है, ठीक है? और ये उन्होंने सिर्फ इंडिया में ही नहीं किया, इंटरनेशनल लेवल पे भी किया है, ठीक है? तो इस वजह से ऐसा माना जाता है कि जो अशोका थे ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिशनरी रूलर थे, ठीक है? और अशोका आपके पर्सनली इन्वॉल्व होते थे इन सब चीजों में। ऐसा नहीं था कि किसी को ऑर्डर दे दिया या खुद बुद्धिज्म को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं लेकिन हम ज्ञान दे रहे हैं इसके बारे में, ऐसा नहीं करते थे। बल्कि वो पर्सनली इन्वॉल्व रहते थे, ऑर्डर्स देते थे, उस पे क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या हो रहा है, वो जानते थे और खुद भी वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है? और उन्हीं की वजह से जो भी आप देख रहे हो बुद्धिज्म का स्प्रेड इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी हो पाया, ठीक है? इसके बाद है आपका पॉलिटिकल एंड कल्चरल यूनिफिकेशन। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का मतलब होता है आपका कि जैसे एक राज्य है, उस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही किंग है जो रूल करेगा, ठीक है? वही एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, वही रूल्स बनाएगा, तो बेसिकली एक ही किंग है जो उस पे राज कर रहा है, ठीक है? कल्चरल यूनिफिकेशन का मतलब होता है आपका जैसे हम दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली में क्या है, अलग-अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग-अलग जगहों से आए हुए लोग हैं, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई उड़ीसा से है, कोई साउथ से है, कोई अपर नॉर्थ से है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले लोग दिल्ली में रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद सब एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं। दूसरी चीज, सबके वैल्यूज सेम है, सबको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबके आइडियाज सेम है। तो वो बेसिकली आपका कहलाता है कल्चरल यूनिफिकेशन। मतलब कि अलग अलग जगह रहते हुए भी आपके वैल्यू सेम होने चाहिए, आपके आइडियाज सेम होने चाहिए। और जो कम्युनिकेशन चैनल है ना, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है, एक ही प्राइम मिनिस्टर है, तो हमारे और उनके बीच का जो कम्युनिकेशन चैनल है वो सेम ही रहेगा। चाहे मैं कोई भी लैंग्वेज बोलती हूँ, चाहे मैं हिंदी बोल रही हूँ तब भी, चाहे आप इंग्लिश बोल रहे हैं तब भी, ठीक है? तो इस तरीके से वो आपका कहलाता है कल्चरल यूनिफिकेशन। नाउ इसको समझने से पहले एक चीज देखो, जब आपका मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश कर दिया और उन्होंने ना क्या किया, एक्सपेंशन किया, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट राज्य जीते, डिफरेंट डिफरेंट राज्य को अपने अंदर मिक्स किया, सब कुछ किया और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली मगध को बहुत बड़ा बना दिया उन्होंने, ठीक है? तो ये उन्होंने किया, पहली चीज। तो दूसरी चीज उन्होंने क्या की, उनके बाद जब उनके बेटे आए बिंदुसारा, उन्होंने जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने ये एक्वायर कर रखा है, तो उन्होंने क्या कोशिश की, जो ये एक्वायर्ड लैंड है ना, ये सेम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ठीक से काम करे। इसके बाद आते हैं आपके अशोक। अशोका ने क्या किया, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। उनको काफी अच्छे से पता था कि उनका जो ये राज्य है वो काफी बड़ा हो चुका है, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो मुझे अगर इसको ऐसे इंटैक्ट रखना है, तो मुझे लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जैसे कि उस टाइम में ना संस्कृत लैंग्वेज जो है वो बहुत एलीट क्लास के लोग बोलते थे। जैसे आपके ब्राह्मण्स हैं, उनको एलीट क्लास के लोगों में काउंट किया जाता था। प्लस जो कुछ रिच लोग हैं आपके, वही आपके संस्कृत समझते थे, बोलते थे। लेकिन जो प्राकृत लैंग्वेज है, वो कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी। जैसे आज हमारी है ना हिंदी लैंग्वेज है। जैसे मैं भले ही किसी और कल्चर से हूँ, लेकिन हिंदी इज़ द बेसिक थिंग जो मुझे समझ एटलीस्ट आ जाएगी। वैसे ही प्राकृत थी उस टाइम में, ठीक है? तो अशोका को ये चीज़ पता थी। अब अशोका ने क्या किया, जो रीजन में जो लैंग्वेज बोली जाती है लोकल लोगों के द्वारा, उसी लैंग्वेज में अपने इंस्क्रिप्शंस प्रिंट कराए ताकि लोगों को वो चीज़ समझ में आए। प्रिंट नहीं करवाए, लिखवाए, ठीक है? ताकि लोगों को वो चीज़ जो है वो समझ में आए, ठीक है? तो वो जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की शुरुआत है ना, वो आपकी अशोका ने की थी, ठीक है? और ये चीज़ काफ़ी सही किया था उन्होंने, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन था, जो हम लोग आज देखते हैं अपने इंडिया में, इतना डाइवर्स है हमारा इंडिया, वही उस टाइम में भी था, मगध के टाइम में भी। इतने डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग थे, इतने डाइवर्स रीजन थे, तो वो सर्वाइव नहीं हो पाता अगर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन नहीं होता तो, ठीक है? तो बेसिकली अशोका ने एम्पायर को अंदर से जोड़ के रखा, लोगों को मेंटली ये फील कराया कि आप एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हो, चाहे आप कोई सी लैंग्वेज बोलते हो, चाहे आप कोई सा कल्चर फॉलो करते हो, ठीक है? तो ये काम उन्होंने किया। अब ये काम उन्होंने जो किया है ना, वो इन 3 रीजंस की वजह से किया है। बेसिकली ये 3 रीजंस हैं, ये 3 टूल्स हैं जिसकी वजह से अशोका ऐसा कर पाए। सबसे पहले आपका वन धामा, यानी कि मॉरल कोड। बेसिकली आप ऐसा नहीं है कि आप बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाओ, अगर आप जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हो, जो भी कल्चर आप फॉलो करते हो, उसके बावजूद आपको नॉन वायलेंस चूज करना है।
अपने से जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको दूसरे रिलिजन्स के लिए टॉलरेंस रखना है अपने मन में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई अगर आपके रिलिजन का नहीं है तो आप उसके अगेंस्ट हो जाओगे, बिल्कुल नहीं, बल्कि आप दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हो। कोई दूसरा रिलिजन फॉलो कर सकता है, आप दूसरा रिलिजन फॉलो कर सकते हो और आप दोनों साथ में रह सकते हो, ठीक है? तो वो टॉलरेंस प्लस अपना मॉरल बिहेवियर बना के रखो, लूट-पाट मत करो, चोरी-चकारी मत करो, कोई क्राइम मत करो, तो ये आपका था धामा, ठीक है? इसके बाद था आपका वन कॉमन लैंग्वेज प्राकृत, मैंने आपको भी समझाया, चाहे आप पंजाब में रह रहे हो, कलिंग में रह रहे हो, डेक्कन में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, सबका एथिकल मैसेज जो है वो सेम जाना चाहिए और जो जिस रीजन में है, जैसे मुझे 4 लॉज़ अपने प्रिंट कराने हैं, वो 4 लॉज़ अगर मुझे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में फैलाना है, तो जिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो लैंग्वेज बोली जाती है, कॉमन लैंग्वेज थी प्राकृत आपकी और प्राकृत के अलावा जो लैंग्वेज जैसे कहीं-कहीं ग्रीक्स थे आपके, कहीं-कहीं अरामिक लैंग्वेज थी, उसमें भी वो मैसेजेस जो है पहुँचाए गए हैं, ठीक है? इसके बाद है वन डोमिनेंट स्क्रिप्ट ब्राह्मी। अब ध्यान से सुनो, संस्कृत आपके एलीट क्लास के लोग समझते थे, ये हमको पता है। इसके अलावा जो कॉमन लोग थे वो प्राकृत बोलते थे, इसलिए ये तो प्राकृत में हो गया। इसके अलावा जो भी स्क्रिप्ट होते थे ना अशोका के, उसको लिखने का स्टाइल था आपका ब्राह्मी। जैसे आज हम लोग देवनागरी हिंदी लिखने के लिए यूज करते हैं, रोमन इंग्लिश लिखने के लिए यूज करते हैं, सिमिलरली उस टाइम में ना ब्राह्मी स्क्रिप्ट अशोका प्रेफर करते थे, तो उनके ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस आप देखोगे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखे हुए हैं, ठीक है? इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड था ना, उन सभी का फॉर्मेट सेम हो गया, सभी सेम फॉर्मेट में लिखे गए हैं और कल्चरल कंटिन्यूटी भी बनी रही आपकी कि पता रहा अच्छा ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, यानी कि ये मगध एम्पायर से है, मौर्यन एम्पायर से है, ये क्लियर है ये चीज, तो ये था। तो बेसिकली अब ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है देखो, तो ब्राह्मी जो है ज्यादातर अशोकन इंस्क्रिप्शन में हमको देखने को मिलते हैं और पहली बार ऐसा हुआ था कि एक स्क्रिप्ट इतने बड़े एम्पायर में रेगुलरली यूज हो रहा है, ठीक है? अब इतना यूज हो गया था कि अगर कोई इंटरनेशनली भी वो चीज देख रहा है तो उसको समझ आ गया कि ये स्क्रिप्ट इस एम्पायर को बिलोंग करती है, ठीक है? तो इससे ऑर्डर्स क्लियर हो गए, कंफ्यूजन कम हो गया, सबको पता लगने लग गया कि अच्छा ये इसी एम्पायर को बिलोंग करता है, ठीक है? तो इस तरीके की फीलिंग जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट की वजह से आने लग गई थी। तो बेसिकली इसने एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल यूनिटी जो है ना उसको क्रिएट कर दिया था इस स्क्रिप्ट ने, ठीक है? इसके बाद आ जाओ यहाँ पे लिंग्विस्टिक एंड स्क्रिप्चुअल टॉलरेंस। लिंग्विस्टिक टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज का रिस्पेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है? स्क्रिप्चुअल टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, जो भी लिखने का सिस्टम है, जो भी स्क्रिप्ट आप जिस भी स्टाइल में लिखते हो उसके रिस्पेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है? तो बेसिकली अशोका ने ये बोला कि मैं एक कॉमन सिस्टम प्रमोट करूंगा, लेकिन आपकी जो लोकल आइडेंटिटी है ना मैं उसको नहीं मिटाऊंगा, ठीक है? तो ये अशोका का कहने का मतलब था। देखो, अशोका ने ब्राह्मी को मेन स्क्रिप्ट बना दिया, लेकिन जो बाकी की स्क्रिप्ट थी ना उनको बैन नहीं किया, उनको इग्नोर नहीं किया, इस तरीके का कोई भी काम नहीं किया गया, ठीक है? अब बाकी ब्राह्मी के अलावा कौन सी स्क्रिप्ट थी, खरोष्टी थी, अरामिक थी, ग्रीक्स थी, ठीक है? कई कई जगहों पे ये हुआ है कि कोई चीज है जैसे वो प्राकृत में लिखी हुई है, उसका ट्रांसलेशन नीचे आप देखोगे खरोष्टी स्क्रिप्ट का यूज करके, अरामिक का यूज करके, ग्रीक का यूज करके लिखा हुआ है, दिया हुआ है, ताकि लोकल लोगों के समझ में आ जाए, ठीक है? तो ये था। तो बेसिकली इनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो प्राकृत में, ग्रीक में और अरेमिक, इन सभी में अवेलेबल है, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छी चीज थी, आपको एक कॉमन बात है जो किसी को पहुंचाना है और आपको पता है आपके राज्य में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, आपको कॉमन लोगों से कनेक्ट करना है, तो दिस इज द बेस्ट वे पॉसिबल, ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है? तो अशोका ने सेम मैसेज को डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट स्क्रिप्ट वगैरह में लिखवाया था, ठीक है? जैसे मगध वाला एरिया था वहां पे प्राकृत और ब्राह्मी था, जो गंधारा वाला एरिया था वहां पे प्राकृत प्लस खरोष्टी था, जो आपका अफगानिस्तान वाला एरिया था वहां पे ग्रीक प्लस अरेमिक था, ठीक है? तो मैसेज आपका सेम है बट आपका मीडियम जो है वो डिफरेंट है, ठीक है? तो ये था। अब इससे हुआ क्या, तो जो भी पॉपुलेशन आपकी पढ़ी लिखी थी वो तो समझ ही जाती थी, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो सिर्फ अपनी भाषा जानते हैं, वो लोग भी उस चीज को समझ पाते थे, ठीक है? तो ये उनका बहुत इंक्लूसिव अप्रोच था। अब अगर मान लो कि उन्होंने सिर्फ ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया होता, तो ग्रीक लोग नहीं समझ पाते, अरेमिक लोग नहीं समझ पाते, तो इससे वो अपने राजा से कनेक्ट ही नहीं कर पाते, ठीक है? तो ये था। इसके बाद है आपका रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है? अशोका का गोल ये था कि लोगों को ना जबरदस्ती नहीं चेंज करना बुद्धिज्म में, बल्कि बुद्धिज्म के जो कोर वैल्यूज है, अहिंसा हो गया आपका, धामा हो गया, इन चीजों को लोगों के अंदर मॉरली प्रमोट करना, लोग खुद से उस चीज को चूज करें, ना कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको धामा को मतलब नॉन वायलेंस को या जो भी चीजें हैं उनको अगर आप अपनी डेली लाइफ में लाना चाह रहे हो यूज में, तो आप कन्वर्ट हो जाओ बुद्धिज्म में, ऐसा नहीं है, बल्कि आप अपना रिलीजन सेम रखो लेकिन जो आपके विचार है उसको बदलो, ये अशोका का मेन गोल था। तो बेसिकली अशोका ने ना बुद्धिज्म जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपा नहीं, बल्कि बुद्धिज्म के जो कोर आइडियाज थे, शांति, डिसिप्लिन, मोरालिटी वगैरह, ये चीज लाने की कोशिश की। तो उन्होंने बुद्धिज्म प्रीच किया, पर किसी पर भी बुद्धिज्म को इम्पोज नहीं किया, ठीक है? तो उन्होंने किसी को भी मजबूर नहीं किया बुद्धिस्ट बन जाओ आप,
किसी टेम्पल को, किसी सेक्ट को तोड़ने का ऑर्डर नहीं दिया। जो नॉन बुद्धिस्ट लोग थे उनको ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं दी गई, ठीक है? इसके बाद आप देखोगे जो मिडल रूलर्स आएँगे ना काफ़ी सारे, उन्होंने क्या किया है, जिस रिलिजन के वो हैं, उसके अलावा अगर कोई और रिलिजन उनके राज्य में कोई फॉलो कर रहा है, तो उनको अलग से टैक्स देना पड़ेगा। जैसे जज़िया टैक्स आप मुगल्स के टाइम में देखोगे, जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको जज़िया टैक्स देना पड़ता था। और कई सारे रूलर्स ऐसे भी थे आपके कि क्योंकि आप उनके रिलिजन के नहीं हो, तो आपको एक्स्ट्रा ये करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पनिशमेंट आपको देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा पनिशमेंट आपको मिलेगी, तो ऐसे कई काम हुए हैं, ठीक है? तो वो अशोका ने नहीं किया था, ठीक है? तो बेसिकली उन्होंने बुद्धिज़्म फोर्स नहीं किया किसी के ऊपर, उन्होंने काफ़ी डोनेशंस दिए नॉन बुद्धिस्ट को, इवन एंटी बुद्धिस्ट सेक्ट को भी, ठीक है? तो उनका जो एम था वो वही था, सोशल हार्मनी मेंटेन रखो, मॉरल इंटीग्रेशन मेंटेन रखो और कोई रिलीजियस डोमिनेशन आप मत शो करो, ठीक है? ऐसा नहीं है कोई एक मेजॉरिटी रिलीजन कोई फॉलो कर रहा है तो उसका डोमिनेशन होगा, ऐसा नहीं, अपने कोर वैल्यूज़ आप सेम रखो बेसिकली, ठीक है? इसके बाद आ जाओ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव आउटरीच एंड कल्चरल इंटीग्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव आउटरीच का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज ला रही है, जो भी स्कीम्स हैं, जो भी चीजें गवर्नमेंट लोगों के लिए कर रही है ना, वो सिर्फ ऐसा ना हो कि जो आपके अच्छे सिटीज हैं, मॉडर्न सिटीज हैं, डेवलप्ड सिटीज है, बस उन्हीं के लिए हो रहा है काम, बल्कि जो आपके रिमोट एरियाज है, उन एरियाज में भी गवर्नमेंट काम कर रही है, उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव आउटरीच, ठीक है? तो गवर्नमेंट का रिमोट एरियाज तक पहुंचना इज एडमिनिस्ट्रेटिव आउटरीच। दूसरा आपका कल्चरल इंटीग्रेशन, अलग अलग रीजन को आप सेम कल्चरल फ्लो में ला रहे हो, ठीक है? तो बेसिकली आप सिर्फ रूल नहीं कर रहे हो, बल्कि अपनी जो आपकी पूरी एक टेरिटरी बन गई है उसको आप जोड़ रहे हो, ठीक है? तो बेसिकली कुछ आपके रिमोट एरियाज थे, जैसे कि कलिंग है, या लोअर डेक्कन वाला एरिया है, या फिर लेस डेवलप्ड एरिया है, ज्यादा ट्राइबल एरिया है, ये ना आपके काफी ज्यादा दूर थे फ्रंटियर रीजन से। फ्रंटियर रीजन यानी कि जो आपके मगध और जो डेवलप्ड रीजन थे स्टार्टिंग में मौर्यन एम्पायर के, उनसे काफी दूर थे। तो अब अशोका का ये एम था, सिर्फ यही नहीं कि मुझे मगध को एकदम बढ़िया बनाना है, डेवलप बनाना है, बल्कि जितना एम्पायर उनके अंदर आ रहा है ना, उन सबको डेवलप करना है, चाहे वो आपका ट्राइबल एरिया हो, चाहे वो आपका रिमोट एरिया हो, ठीक है? तो बेसिकली इसके लिए अशोका ने क्या किया था, जो आपके कैपिटल था, जो आपका कैपिटल था, उस कैपिटल से काफ़ी सारे ऑफिसर्स को भेजा था, राजूकास को भेजा था, धामा को प्रमोट करने के लिए लोगों को भेजा था रिमोट एरियाज़ में, ठीक है? जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, वेलफेयर हो और धामा को प्रोपेगेट हम लोग कर सके, ठीक है? तो बेसिकली ये जो चीज़ थी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैपिटल ही अच्छा होना चाहिए, बल्कि पूरा राज्य जो है वो एक ही उसके अंदर काम करे, एक ही सिस्टम के अंदर काम करे, ये चीज़ थी, ठीक है? तो बेसिकली इस चीज़ ने एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव कर दिया, कल्चरल इंटरैक्शन इम्प्रूव कर दिया, ठीक है? एज़ अ रिज़ल्ट अब हुआ क्या, जो आपका मटीरियल कल्चर था गैंगेटिक बेसिन वाले एरिया में, वो आपका कलिंग में, लोअर डेक्कन में, नदर्न बंगाल में, हर जगह फैल गया, ठीक है? तो बेसिकली गैंगेटिक बेसिन जो था, वो काफ़ी डेवलप था एग्रीकल्चर वाइज़, आयरन टूल वाइज़, टाउन्स, स्क्रिप्ट, कॉइन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस थी। तो ये सारी चीज़ें वो अब इन एरियाज़ में भी पहुँच जाएँगी। क्यों? तो जो ऑफिशियल्स आपके गए थे, वो ऐसे तो गए नहीं थे, उनको बहुत सारी ड्यूटीज़ दी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। प्लस वो अपने साथ-साथ लिखने पढ़ने का सिस्टम लेके गए थे, नए टूल्स लेके गए थे, अर्बन हैबिट्स लेके गए थे, धामा वैल्यूज़ ले गए थे। तो ये सारी चीज़ें अब इन एरियाज़ में भी हमें देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली कल्चरल फ्लो यानी कि ये सब कुछ एक ही उसके अंदर आ जाना, एक ही कल्चर के अंदर, वो इसमें हमें देखने को मिलेगा, ठीक है? इसके बाद है आपका पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन एग्रेशन। तो बेसिकली जो भी आपके दूसरे राज्य हैं, आपके आजू-बाजू वाले, उन पर अटैक नहीं करना है आपको, ज़बरदस्ती अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड नहीं करना है, बल्कि शांति, वेलफेयर एंड मॉरल इन्फ्लुएंस से रूल करना है, ठीक है? तो बेसिकली लोगों को आइडियाज़ बताने हैं अपने, वैल्यूज़, धामा के बारे में बताना है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना है और उन चीज़ों से लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, वॉर करके, लड़ाई-झगड़ा करके नहीं करना है, ठीक है? तो ये था। तो बेसिकली इससे पहले जितने रूलर्स रहे हैं ना, उन्होंने क्या किया है, वॉर प्लस आपका एक्सपेंशन, ठीक है? तो यही उनका तरीका था, अगर उनको अपनी हुकूमत दिखानी है कि मैं राजा हूँ, तो वो वॉर करेंगे और अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करेंगे, ठीक है? मगध का भी यही ट्रेडिशन रहा है, बिंबिसारा, अजातशत्रु, नंदास, चंद्रगुप्त, सबने मिलिट्री आपका कॉन्क्वेस्ट फॉलो किया है, ठीक है? लेकिन अशोका ने ये बोला कि अब नहीं, अब वॉर नहीं होगा, बल्कि अब पीस के रास्ते से ये सारी चीज़ें जो हैं की जाएँगी। तो बेसिकली अभी तक जो आपका रेडिकल थिंकिंग चलती आ रही थी ना, वो रेडिकल थिंकिंग यहीं से ब्रेक हो जाएगी, ठीक है? अब अशोका से पहले कोई जो रूलर था ना, उसने ओपनली पीस को प्रमोट नहीं किया था, वॉर छोड़ने की एडवाइस किसी को नहीं दी थी। इसी वजह से अशोका के जो आइडियाज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक थे, क्योंकि उन्होंने वॉर छोड़ने को लेके प्रमोट किया, पीस को प्रमोट किया कि अगर कोई मेरा नेबर है तो ज़रूरी नहीं है मुझे उससे लड़ाई करके उसकी टेरिटरी को ही अपने कब्ज़े में करना है, बल्कि वो अपना पीस के साथ रह सकता है, मैं पीस के साथ रह सकता हूँ। उसको कुछ चाहिए तो मैं हेल्प करूँगा, मुझे कुछ चाहिए तो वो हेल्प करेगा। इस तरीके से शांति से हम कोएग्ज़िस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था इनका मानना। तो वही है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट कि इनकी जो पॉलिसी थी पीस को लेके, नॉन एग्रेशन को लेके एंड कल्चरल कॉन्क्वेस्ट को लेके, ये बहुत ज़्यादा यूनिक थी, ठीक है?
इसके अलावा अशोका के अलावा ना एक रूलर और थे आपके जिनका नाम था एक्हेनाटन। ये आपके इजिप्ट के रूलर थे 14th सेंचुरी बीसी, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो ना, ये ना पैरेलली चल रहे हैं अशोका के, लेकिन इनका और अशोका का कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अशोका से इन्फ्लुएंस थे या अशोका इनसे इन्फ्लुएंस थे, लेकिन दोनों की जो आइडियोलॉजीज थी वो एकदम सेम थी। इन्होंने भी वॉर को अवॉइड किया, पीस पे ज्यादा फोकस किया, ठीक है। लेकिन इजिप्ट का और इंडिया का उस टाइम का हमें कोई कॉन्टैक्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा हो भी सकता है कि अशोका को शायद इनके बारे में पता भी ना हो, या इनको अशोका के बारे में पता भी ना हो। इसका कोई कंपैरिजन हम लोग नहीं कर सकते हैं, दोनों के अपने अपने आइडियाज थे जो कि काफी हद तक सिमिलर थे, ठीक है। तो ये था, इसी वजह से इसका नाम है डिस्टेंट पैरेलल एग्जिस्टेड, यानी कि पैरेलली दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं साथ के साथ, लेकिन दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता है, ठीक है। नाउ अब हमको पता है कि मगध इतना बड़ा जो आपका बन पाया, मौर्यन एम्पायर जो बेसिकली इतना बड़ा बन पाया, मगध के आगे भी एक्सपैंड कर पाया, वो एक इंसान की वजह से कर पाया जिनका नाम है कौटिल्य, ठीक है। चाणक्य जिनको हम लोग कहते हैं। अब कौटिल्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि राजा को कांस्टेंट कॉन्क्वेस्ट करना चाहिए, मिलिट्री को एक्सपैंड करना चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग कोहेजन जो है वो बना के रखना चाहिए, ठीक है। ये उनकी पॉलिसीज थी, ठीक है। लेकिन अशोका ने ना जस्ट इस चीज का एकदम ऑपोजिट किया, एकदम कंप्लीट ऑपोजिट अप्रोच उन्होंने अपनाया। उन्होंने क्या बोला कि अब एम्पायर ऑलरेडी काफी बड़ा हो चुका है, अब मुझे एम्पायर को बड़ा नहीं करना है बल्कि उसको कंसोलिडेट करना है, अंदर से मजबूत बनाना है, और वो तभी होगा जब लोगों के अंदर शांति वाली भावना आएगी, ठीक है। तो जस्ट जो उन्होंने बताया, वॉर, एग्रेशन, एम्पायर बड़ा करना है, ये वो, इसका जस्ट उल्टा अशोका ने किया, ठीक है। और उन्होंने जो उनके बाद जितने भी सक्सेसर्स आएंगे ना, उनके लिए मैसेजेस भी छोड़े काफी। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि आप अग्रेसिव अप्रोच अपनाओ, बल्कि अग्रेशन छोड़ दो, पीस एंड धामा को फॉलो करो, ठीक है। तो ये उनका मैसेज था अपने सक्सेसर्स के लिए। इसके बाद है आपका कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी। तो अशोका ने ना जो बोला वही किया, हर सिचुएशन में उन्होंने जो उनकी थिंकिंग थी उसी को लेके वो चले, ठीक है। तो बेसिकली देखो, अशोका के पास बहुत बड़ा एम्पायर था, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था, बहुत खजाना, बहुत पैसा भी था, ठीक है। तो वो कहीं से भी कमजोर रूलर तो नहीं थे, ठीक है। एक स्टैंडिंग आर्मी थी जिसको हमेशा सैलरी जा रही है, ठीक है, हमेशा वॉर के लिए रेडी है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, सब कुछ है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो उनके पास बेसिकली वास्ट रिसोर्सेज हैं, एक ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी है। इसके बावजूद उन्होंने कलिंग के बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ठीक है। कोई ऐसा मेजर वॉर में वो शामिल नहीं हुए, ठीक है। अगर वो चाहते तो वो आगे भी कॉन्क्वेस्ट कर सकते थे, पर उन्होंने खुद को रोका, कंट्रोल किया, और पीस जो उन्होंने सोच लिया एक बार, उसी चीज को निभाया उन्होंने, ठीक है। कलिंग के बाद ना तकरीबन आपका 30 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया है, ठीक है। लेकिन उन 30 ईयर्स में एक भी मेजर वॉर उन्होंने नहीं लड़ी है, ठीक है। टेम्पररी वगैरह कहीं थोड़ा बहुत कुछ अगर हो रहा है, क्योंकि आपकी जो आपका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, काफी लोग रह रहे हैं। तो इस वजह से आपको थोड़ा बहुत, जैसे किसी को पनिशमेंट देनी है या अपनी आर्मी को ट्रेनिंग देना है, वो सब आप कर रहे हो, लेकिन कोई मेजोरिटी वॉर उन्होंने नहीं लड़ी। तो उस टाइम के हिसाब से ना वो काफी एडवांस रूलर थे, काफी एडवांस उनकी थिंकिंग थी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझो कि कोई इंसान है जो काफी स्ट्रांग है, वो आपको मार भी सकता है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो सेल्फ कंट्रोल रखता है। तो ये उसकी वीकनेस नहीं है, ये उसकी मेच्योरिटी है। तो यही है कि अशोका की थिंकिंग इस तरीके की हो गई थी, तो अपने टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा आगे थे, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, लिमिटेशंस ऑफ अशोकास पॉलिसी। अब देखो अशोका ने क्या किया था, जो उनका ये मानना था कि जो मेरे नेबर्स हैं, मैं उनके पास भी लोगों को भेजूंगा, ताकि उनको भी पता चले कि पीस क्या है, धामा क्या है, कैसे हम एक साथ रह सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने ना लोगों को भेजा डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे कि आप इधर चले जाओ, आप उधर चले जाओ, आप उधर चले जाओ, हर जगह एक्सपैंड करने का कोशिश किया उन्होंने, ठीक है, ताकि लोगों को इन आइडियोलॉजीज के बारे में पता लगे। तो जब तक आपके अशोका थे तब तक तो सब बढ़िया चल रहा था, तो किसी ने वॉर नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, बहुत बढ़िया तरीके से सब रह रहे थे। लेकिन जैसे आपके अशोका चले गए, उसके बाद हुआ ये कि एक्चुअल में जो टीचिंग्स थी अशोका की, वो किसी ने मानी ही नहीं। मतलब वो जो अशोका चाह रहे थे कि लोगों के अंदर से वो चीज आए कि लोग पीस को चूज करें, नॉन वायलेंस को चूज करें, ऐसा एक्चुअली हुआ नहीं, ठीक है। तो अशोका की जो भी पॉलिसीज थी ना, उनका ऐसा कुछ लास्टिंग इम्पैक्ट रहा नहीं उनके ऑफिशियल्स पे भी और सबऑर्डिनेट्स पे भी, यानी कि बाहर जहां उन्होंने भेजा था उनके राज्य में तो हुआ ही नहीं, साथ ही अशोका के जो अपने लोग थे, ठीक है, वो भी इस चीज से डीपली कनेक्टेड नहीं थे। जो उनके गवर्नर्स थे, वॉइस रॉयस थे, वो उनकी धामा पॉलिसी से डीपली कनेक्टेड नहीं थे, उन्होंने दिल से उस चीज को कभी अडॉप्ट किया ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आप देखोगे कि
पावर वैक्यूम जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा अशोका के जाने के बाद। जब अशोका आपके नहीं रहेंगे किंग, उसके बाद आप देखोगे जो सेंट्रल अथॉरिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है? तो उनकी रिटायरमेंट के बाद 232 बीसी में जो उनके वायसरॉयज़ हैं, बाकी के जो भी ऑफिसर्स हैं, वो एक तरीके से ऐसे हो जाएँगे कि उन्होंने उस चीज़ को दिल से कभी अपनाया ही नहीं, ठीक है? सेमी इंडिपेंडेंट हो जाएँगे, लॉयल्टी इनकी खत्म हो जाएगी, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये तो हुआ उनके अपने राज्य में, इसके अलावा जो उनके नेबर्स थे, वो लोग भी फुल्ली उनके आइडिया से बिल्कुल कन्वर्ट नहीं हुए थे, ठीक है? अशोका ने कई बार पीस का मैसेज भेजा, वेलफेयर की बात की, पर कई जो उनके नेबर्स थे ना, उनको ज़्यादा उनका फ़ोकस पॉलिटिक्स में था, अपना एक्सपेंशन करने में था, उन्होंने धामा को कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं रियलिटी में, ठीक है? दिल से। तो ये था, तो विदिन 30 इयर्स उनके जाने के बाद इन्वेजन्स होने लग गए डिफरेंट-डिफरेंट जगहों से और आपके कई रूलर्स आ गए, ग्रीक के आ गए, सेंट्रल एशियन ट्राइब्स आ गए आपके। तो ये आपका प्रूफ करता है कि जो नेबर्स थे ना, उन पे अशोका की टीचिंग्स का कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, ठीक है? तो ये था आपका। इसके बाद आ जाओ हिस्टोरिकल असेसमेंट। तो अशोका मॉरली बहुत ग्रेट रूलर थे आप, पर आप देखो किसी भी स्टेट का जो पॉलिटी सिस्टम है ना, वो तभी ड्यूरेबल बन पाएगा जब उसका किंग स्ट्रॉन्ग होगा उस हिसाब से, क्योंकि आपका माइंडसेट चेंज हुआ है, आप ये एक्सपेक्ट करो दूसरों का भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? वही हमें देखने को मिला। तो बेसिकली अशोका ने पावर का यूज़ किया, एथिक्स का यूज़ किया, मोरालिटी का यूज़ किया। उनका फोकस क्या था? उनका फोकस था नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, वेलफेयर, धामा, ठीक है? ये जो पॉलिसीज़ थी ना अशोका की जितनी भी, ये इस चीज़ पे बेस्ड थी कि सही क्या है, ना कि पावर कैसे बढ़ाएँ, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा आपकी आइडियलिस्टिक थी, मॉरल थी, ठीक है? लेकिन इसके बावजूद भी इसका ऐसा कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमको पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी पे हमको देखने को नहीं मिलता है। अशोका के जाने के बाद ही आपका एम्पायर जो है वो ब्रेक होने लग गया था, धामा पॉलिसीज़ फेड होने लग गई थी, ठीक है? तो बेसिकली उनका जो रिन है ना, यानी कि जितना भी टाइम पीरियड उन्होंने रूल किया ना, वो काफ़ी ज़्यादा आपका यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि एंशिएंट वर्ल्ड में जो किंग्स होते थे वो कॉन्करर्स होते थे, राइट? उनको कॉन्कर करने से मतलब था। बट अशोका आपके रूलर भी थे, प्लस आपके एक मॉरल टीचर भी थे, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार किसी स्टेट को एथिकल वैल्यूज़ पे अगर चलाने वाला कोई किंग था तो वो आपका अशोका था, ठीक है? पहले किसी ने ये चीज़ ट्राई नहीं की थी, बाद में ये हमें काफ़ी रेयरली कोई देखने को मिलेगा। तो ये था अशोका को लेके पूरा हमारा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नाउ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ैक्टली हमने ये चैप्टर में पढ़ा क्या-क्या? देखो, हम लोगों ने इस चैप्टर में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा कि कैसे उन्होंने राज्य एस्टैब्लिश किया, फिर हमने इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, अशोका के बारे में पढ़ा, अशोका के इंस्क्रिप्शन के बारे में जाना, फिर उनका उनकी लाइफ पे कलिंग वॉर के बाद क्या इम्पैक्ट रहा ये हमने देखा एंड लास्टली आज हम लोगों ने डिस्कस किया जो इंटरनल पॉलिसीज थी, कैसे बुद्धिज्म का इम्पैक्ट रहा, ये सभी चीजें, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कोई डाउट हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर आपको जीएस के नोट्स परचेज करने हैं तो उनको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कैसा ही लगा ये सेशन मुझे बताना कमेंट सेक्शन में एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।